लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विदंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास और एक बहुत ही इंतजार करवाने वाली क्लास, जिसका जो रहने वाली है आपकी यहाँ पर दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट। बहुत दिनों से डिमांड थी इस प्रैक्टिस सेट की कि सर हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पर एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट लाइए। या फिर वो बच्चे जिन्होंने यकीन बैच नहीं लिया है, जिन्होंने परिणाम बैच से तैयारी करी, या जो इससे पहले 2023 में सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं बट वो चाहते हैं कि अपडेटेड कंटेंट के साथ उन्हें प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए नहीं है। प्रैक्टिस तो इससे होगी ही होगी, साथ में जो भी चीजें अपडेटेड होती हैं, जैसे कोई भी अपडेटेड बैच आता है तो उसमें अपडेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब जिस बच्चे ने आज से 2 साल पहले की क्लास देखी है तो चीजें अपडेटेड वाली उसके साथ मिसिंग रही होंगी, तो वो सभी चीजें आपको इस क्लास में देखने के लिए मिलेंगी। और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है कि अगर आपने आज की ये मात्र क्लास कर ली तो इसके बाद आप दिल्ली पुलिस 2023 का 2020 का ईमेल टॉपिक का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, हर एक सवाल को आप बड़े ही प्यार से कर पा रहे होंगे। और इसी तरह से हम अपने इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को आगे कंटिन्यू करने वाले होंगे। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर हम शुरू करते हैं अपने प्यारे से सेशन को। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सभी दोस्त जुड़ेंगे जल्दी से। उपासना है, सोनम, कीर्ति, कुलदीप, शक्ति और दिखाइए बोकन, दिव्यांशी, सालू, बबीता, देव, दीपा, रितेश और कौन है कमेंट पढ़े करिए, वंदना, पूजा। एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, है ना। फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले देखिए मैं थोड़ी सी एक बात आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी को पता चल गया होगा कि दिल्ली पुलिस का जो एसएससी का जो कैलेंडर था, कई सारे बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान थे कि सर कैलेंडर रिवाइज होगा तो कहीं वैकेंसी लेट तो नहीं हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे, कल ही कैलेंडर रिवाइज हुआ है और वैकेंसी लेट होने की बजाय क्या हो गई है, जल्दी और हो गई है। यानी कि लगभग 1-1.5 महीने पहले वैकेंसी अब आनी है। उस कैलेंडर में जुलाई से सितंबर दिखाया गया है और पेपर नवंबर में दिखाया गया है। तो फिर ये तो बात तो तय है कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो जुलाई लास्ट या अगस्त में आना ही आना है। यानी कि अब आपके पास समय कम है। अभी तक आपने कितने आराम करा, कितने ऐश की, मजे किए, सब साइड कर दो, लेकिन अब भी अगर आप सीरियस नहीं हुए तो आप अपने इस सपने को कहीं ना कहीं फिर 1 साल के लिए डिले कर रहे होंगे। क्योंकि अगर अभी भी आप मेहनत नहीं करोगे प्यारे बच्चे तो फिर आप रह जाओगे। देखिए कितनी बढ़िया बात है। बच्चे क्या चाहते हैं ज्यादातर, स्पेशली मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूं तो कंप्यूटर को लेकर के ये है कि पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, मैराथन तो आएगी, वाई कर लेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि ना कोई शॉर्टकट है, ना कोई जादू की छड़ी है, बस आप हैं, आपकी लगातार मेहनत और आप हार मानने से इनकार करने वाला जो जज्बा है आपका, यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। यानी कि जो बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है, भले ही उसके नंबर 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं। मैं यूट्यूब पर देखता हूं कई बार तो कुछ वीडियोस आ जाती हैं, जैसे एक लड़की है, वो यूट्यूब पे क्या है कि एक बच्ची है प्यारी सी, वो क्या करती है कि मॉक टेस्ट देने के बाद अपना स्कोर शेयर करती है कि मेरे इतने रहे, आप लोगों के कितने कितने रहे, है ना। तो 50 नंबर आ रहे हैं बच्चों के, 40 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं, 60 तक आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे नंबर। तो परेशान नहीं होना, इसीलिए इस लाइन को मैंने लाया हूं कि आपकी लगातार मेहनत और हार मानने से इनकार करने वाला जो जज्बा है ना, यही आपको जीत दिलाएगा। और तुम ये सोचो कि हर मॉक टेस्ट में तुम्हारे 80 आने लगे तो जब पेपर दोगे ना तब भी 80 नहीं आएंगे, तब भी तुम्हारे 60, 65, 70, 75 तक ही तुम घूमोगे। लेकिन अगर यही मेहनत तुम लगातार करते रहे तो तुम्हारे पेपर को तुम हर हाल में फोड़ करके आओगे। हार नहीं माननी है और लगातार आपको मेहनत करती रहनी है। पहली क्लास है तो थोड़ी सी बात मैं जरूर कर रहा हूं, मैं उस कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूं, मैंने तो कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, अटेम्प्ट नहीं करा, तो मेरे 40 आ रहे हैं। भैया क्यों ना करा अटेम्प्ट, कब पढ़ोगे, जब वैकेंसी आ जाएगी तब पढ़ोगे, अभी भी समय है, पढ़ लो, ठीक है। तो टारगेट दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस को टारगेट करेंगे और हमारा शुरू से ही एक स्लोगन रहा है कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो बिल्कुल अब हम शुरू करते हैं यहां से क्लास को बिना किसी देरी के, ठीक है, बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला सवाल हमसे क्या कहता है, क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी, जैसा कि अंकित भाटी सर ने भी आपको बताया था प्रैक्टिस सेट जब लॉन्च किए थे उस वीडियो में, क्योंकि ये क्लास मंडे संडे सैटरडे 2 ही दिन होनी है, तो थोड़ी सी अच्छी क्लास हम यहां पर इसे रखेंगे, है ना। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इलेक्ट्रॉनिक मेल का सर्वोत्तम वर्णन करता है, बताओ।
और यहां पर हम कोई बात नहीं बच्चे, अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं, 40 भी आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि तुम अगर आज से भी दिन रात एक कर दोगे तो भाई तुम सिलेक्शन ले जाओगे। और जिसके अगर 70 भी आ रहे हैं और अगर वो थोड़ी सी भी ढील बरतेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कड़वा है लेकिन सच है। आपको टॉप पोजीशन पर बने रहने के लिए भी मेहनत करनी होगी और आपको नीचे से ऊपर आने के लिए भी मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही मांगती है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मेल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इलेक्ट्रॉनिक मेल का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजने की एक विधि है। क्लाउड पर डिजिटल फाइलों को स्टोर करने की एक प्रणाली है। जी नहीं। इंटरनेट के माध्यम से फोन कॉल करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सेवा है। कैसी बात कर रहे हो भैया, एक प्रकार की सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रणाली है। मतलब ही नहीं बनता। तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगाया करो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लगाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक की हैबिट डालो। यानी कि अगर आपको वो सवाल नहीं भी आता फिर भी ऐसे कोशिश करो कि इसका उत्तर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा। ठीक है, तो हमारा इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईमेल क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई संदेश भेजने की एक विधि ईमेल कहलाती है। अब मैं यहां पर आपको 2 मिनट जरूर लूंगा, 5 मिनट लूंगा लगभग, लेकिन इस 5 मिनट में पूरा जो ईमेल का टॉपिक है ये रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आपको आगे का पूरा प्रैक्टिस सेट करने में बहुत आनंद आएगा। यानी कि अगर किसने ये टॉपिक कभी भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी वो इसमें झंडे गाड़ रहा होगा। तो हम देखेंगे, ऐसे मैं ईमेल चक्र कहता हूं। क्या कहता हूं, ईमेल चक्र कहता हूं। सबसे पहली चीज, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है बताओ। एक एक करके जो जो मैं पूछता जाऊं वो मुझे बताते जाना। आप मुझे बताएंगे ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम कहेंगे यहां पर ईमेल की जो फुल फॉर्म है प्यारे बच्चे, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है ईमेल की फुल फॉर्म, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ईमेल का आविष्कार किसने किया था मुझे बताएंगे जल्दी से। तो हम कहेंगे जो ईमेल का आविष्कार है भैया वो रे टॉमिल्सन ने किया था। किसने किया था, वो रे टॉमिल्सन ने किया था। कब किया था, कब किया था बताएंगे, तो 1971 में किया था। कब किया था, 1971 में किया था। ठीक है, जब इन्होंने पहला ईमेल भेजा था तो उस टाइम पर इंटरनेट नहीं हुआ करता था, इंटरनेट बाद में आया है, इंटरनेट के पूर्वज होते थे। तो इन्होंने, रे टॉमिल्सन ने ईमेल भेजने के लिए किस नेटवर्क की सहायता ली थी, तो उस टाइम पर इन्होंने अर्पानेट की सहायता ली थी। किसकी, उस टाइम पर इन्होंने अर्पानेट की सहायता ली थी। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है बताएंगे, अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, और ये फुल फॉर्म कई बार 2020 वाले पेपर में पूछी गई अलग अलग शिफ्टों में। तो हम कहेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होगी, हम कहेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे ये हमारी अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है। अर्पानेट की शुरुआत कब हुई थी, अर्पानेट कब बनाया गया था, तो अमेरिकी सुरक्षा विभाग के द्वारा 1969 में बनाया गया था। कब, 1969 में बनाया गया था। इंटरनेट से पहले यही नेटवर्क था हमारा, इसे हम इंटरनेट के पूर्वज भी कह दे रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा, रे टॉमिल्सन ने 1971 में मेल बनाया, लेकिन इन्होंने जो सबसे पहला मेल भेजकर देखा था, तो वो इन्होंने सबसे पहले मेल में क्या लिखकर भेज करके देखा था, है ना। जैसे हम किसी को फोन करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, हेलो हेलो मत करा करो, राधे राधे करा करो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया मान लो हमें यहां पर सबसे पहले जो इन्होंने मेल भेजा था, तो उसमें जो कीबोर्ड की सबसे ऊपर की लाइन होती है QWERTY है ना, तो ये जो हमारी लाइन होती है कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली लाइन, ये इन्होंने यहां पर लिख करके भेजी थी। हर एक सवाल है, ये जितनी भी बातें मैं यहां पर कर रहा हूं हर एक अपने आप में क्या है, सवाल है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि जो कोई ईमेल आईडी होती है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, यानी कि कोई ईमेल आईडी जो हमारी होती है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो हम कहेंगे कि भैया एक होता है यूजर नेम, इसके बीच में एक लगा होता है @ और एक होता है हमारा डोमेन नेम। क्या, एक होता है यूजर नेम, इसके बीच में लगा होता है क्या, हमारा @ और एक होता है डोमेन नेम। ये हमारा फॉर्मेट है। यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग करने का काम कौन करता है, यूजर नेम से डोमेन नेम को अलग करने का काम कौन सा सिंबल करता है, तो याद रखना वो @ सिंबल करता है। और ये सवाल आपसे जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक 27 अगस्त 2023 की पहली शिफ्ट एक ही शिफ्ट हुई थी, वहां पर यह सवाल पूछा गया था। कौन से सिंबल के बिना ईमेल आईडी अधूरी होती है, मतलब कौन सा सिंबल ऐसा है जो ईमेल आईडी में होना ही होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो क्या है कि वो ईमेल आईडी अधूरी है ना। जैसे तुम बिन हम अधूरे, वैसे ही वाला सिस्टम है यहाँ पर कि @ का सिंबल होना ही होना चाहिए। अच्छा, किसी ईमेल आईडी में कितने @ हो सकते हैं बताओ, किसी ईमेल आईडी में अधिकतम कितने @ हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि कितने की बात छोड़ो,
एक और सिर्फ एक क्या है कि ईमेल आईडी में केवल और केवल एक ही क्या हो सकते हैं, एक ही @ हो सकता है, ना एक से ज्यादा और ना ही एक से कम। अच्छा बताओ प्रत्येक ईमेल आईडी क्या होती है, प्रत्येक ईमेल आईडी आपकी जैसी होती है। बताओ कोई एक ऐसा गुण ईमेल आईडी का जो आपसे मिलता जुलता हो, तो आप कहेंगे बताओ कोई गुण है ऐसा जो आपसे मिलता जुलता है ईमेल आईडी का, कोई ऐसा गुण? बिल्कुल। तो क्या है कि प्रत्येक ईमेल आईडी यूनिक होती है। जैसे आप सभी यूनिक हैं, अपने आप में यूनिक हैं, वैसे ही प्रत्येक ईमेल आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। यानी कि एक ईमेल आईडी जैसी, जैसे तुम्हारे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है वैसा ही है, और तुम अपने आप को सिर्री समझते हो, भैया तुम्हारे जैसा पूरे दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो जब तुम्हारे जैसा पूरे दुनिया में कोई नहीं, तो ऐसी ही एक ईमेल आईडी जैसी कोई भी दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती। प्रत्येक ईमेल आईडी अपने आप में क्या होती है, यूनिक, या इसी को हम अद्वितीय भी कह सकते हैं। क्या? अद्वितीय भी कह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा तो आप मुझे बताएंगे कि जो ईमेल आईडी होती है क्या ये केस सेंसिटिव होती है या नहीं। जो ईमेल आईडी है ये केस सेंसिटिव होती है या नहीं, तो हम कहेंगे जो ईमेल आईडी होती है ये केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव का मतलब ये छोटे बड़े का अंतर नहीं करती, चाहे कैपिटल लिख दो चाहे स्मॉल लेटर लिख दो, कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर टू में क्या लिखा जाता है, ईमेल आईडी में जब हम कर रहे होते हैं तो टू में हम क्या लिखते हैं, टू वाले फोल्डर में जिसे मेल भेजना है, जो इस मेल को प्राप्त करेगा उसका एड्रेस कहां लिखा जाता है, उसका एड्रेस टू में लिखा जाता है। जब हम मेल भेज रहे होते हैं तो कौन सा ऑप्शन हम खाली नहीं छोड़ सकते, तो ये टू वाला जो फील्ड है इसे हम खाली नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा एक नाम और होता है आपका सीसी और एक नाम होता है बीसीसी। तो बताएंगे ये सीसी क्या है और ये बीसीसी क्या है, ये सीसी क्या है और ये बीसीसी क्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे सीसी भरी गुलाब की वो वाली नहीं है, ये सीसी है हमारी कार्बन कॉपी। कौन सी है? ये सीसी है हमारी यहां पर कार्बन कॉपी, और जो बीसीसी है हमारी ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है भैया? तो देखो सीसी का मतलब होता है हमारा कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि अगर मैं ये चाहता हूं कि कोई एक मेल मेरे साथ साथ फलाने व्यक्ति को भी जाए या इन लोगों को भी जाए और उन सबको पता चले कि मेरे साथ साथ ये मेल इन लोगों को भी भेजा गया है, तो उन्हें हम सीसी में लिखते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये मेल मेरे साथ साथ और 10 लोगों को भी जाए लेकिन किसी को ये पता ना लग पाए कि ये मेल किस किस को भेजा गया है, तो वो हम बीसीसी में लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी ईमेल को भेजे जाने का जो उद्देश्य है वो किसमें लिखा जाता है ना, तो वो सब्जेक्ट के अंदर लिखा जाता है। किसमें? सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, तो मेल का जो मुख्य पर्पस है। कई बार क्या होता था जैसे स्कूल में हमें छुट्टी लेनी है, मौसी की शादी हो, तो हम एप्लीकेशन लिखते थे और वहां पर हम विषय लिखते थे, और विषय में क्या लिखते थे कि छुट्टी लेने के उद्देश्य इससे, है ना। तो वो सब्जेक्ट जो होता है हमारा, ये सब्जेक्ट को खाली छोड़ा जा सकता है, जी हाँ छोड़ा जा सकता है। सीसी फील्ड खाली छोड़ा जा सकता है, जी हाँ छोड़ा जा सकता है। बीसीसी फील्ड खाली छोड़ा जा सकता है, जी हाँ छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि किसी ईमेल के साथ अगर हम किसी अटैचमेंट को अटैच करना चाहते हैं तो उसका लोगो क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है। बताओ अटैचमेंट, किसी फाइल को अटैचमेंट करने के लिए जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे, किस आइकन का प्रयोग हम यहां पर करते हैं, बताइएगा। किस आइकन का प्रयोग हम यहां पर कर रहे होते हैं, तो वो होता है हमारा पेपर क्लिप आइकन। कैसा आइकन? पेपर क्लिप आइकन, ठीक है जी। पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग हम यहां पर कर रहे होते हैं। अगर नहीं देखा पेपर क्लिप आइकन तो व्हाट्सएप में जो इमोजी है, इमोजी के बगल में जो एक ऐसे करके बनी रहती है टेढ़ी मेढ़ी सी पिन सी, वही हमारी पेपर क्लिप आइकन होती है। इसके अलावा हम यहां पर बात करेंगे कि हमारे इसमें ईमेल में इनबॉक्स का क्या काम होता है। इनबॉक्स का क्या काम होता है बताएंगे, तो आप कहेंगे जो मेल हमारे पास आ रहे होते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं। कहां पर? जो मेल हमारे पास आ रहे होते हैं वो कहां स्टोर किए जाते हैं? इनबॉक्स में। ड्राफ्ट में कौन से मेल जाते हैं? ड्राफ्ट में। तो आप कहेंगे भैया ड्राफ्ट में वे मेल जाते हैं जो हमने लिख तो लिए हैं लेकिन अभी भेजे नहीं हैं, हम चाह रहे हैं कि इसमें भविष्य में कुछ बदलाव कर दें तब भेजें या बाद में कभी भेजें, ठीक है। तो अधूरे मेल हम कह सकते हैं, या वो मेल जो टाइप तो कर लिए गए हैं लेकिन भेजे नहीं गए। इसके बाद एक आता है हमारा सेंट का ऑप्शन, SENT। सेंट से क्या होगा भैया, तो इसके अंदर कौन से मेल मिलते हैं हमें? वे मेल जो हमारे द्वारा भेजे जा चुके हैं। कौन से? वे मेल जो हमारे द्वारा भेजे जा चुके हैं वे कहां रहते हैं? वे सेंट में जाते हैं। अच्छा, सेंट और आउटबॉक्स में क्या अंतर है बताओ? सेंट मेल में और आउटबॉक्स में क्या अंतर है? आउटबॉक्स में
तो आउटबॉक्स में कौन से मेल हमें मिलते हैं? तो इसमें वो मेल मिलते हैं जो हमने तो भेज दिए लेकिन सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पाए, बीच में ही किसी से गप्पे लड़ाते हुए रह गए, या सामने वाले का स्टोरेज फुल था इसलिए वहां पहुंचे नहीं, गेट भी खड़े बेचारे कि जब जाकर नेक्स्ट जगह होगी तब हमें एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो तब तक फिर वो कहां रहते हैं? आपके आउटबॉक्स में रहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं एक आध चीज और पूछ लेता हूं, इसके बाद फिर हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि ईमेल से संबंधित मुख्य प्रोटोकॉल कौन कौन सी होती हैं, बताओ कौन बताएगा? तो हम कहेंगे 3 प्रोटोकॉल होती हैं, एक होती है एसएमटीपी, एक होती है हमारी पीओपी और एक होती है हमारी आईएमईपी। ठीक है जी। तो ये हमारा एक ईमेल का चक्र था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस एक अकेले पेज से आप देखोगे कि आपको आपके पेपर में सवाल देखने के लिए मिल सकता है। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे के सवालों की तरफ। चलिए, और ले लो तो मुझे बता देना कि हाँ जी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। वैसे इतनी देर नहीं लगती आजकल, तो ऐसे 3 उंगली ली और ऐसा खड़ाक सीना आप कर दी और हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यहां से आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। अब बात आती है कि जब हम ईमेल के पिताजी की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर इसके 2 पापा निकल करके आते हैं। 2 पापा? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो था क्या कि देखो 1971 में रे टॉमिल्सन ने क्या किया? रे टॉमिल्सन ने सन 1971 में बना दिया किसे? ईमेल को। ठीक है जी। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इन्होंने जो प्रारूप बनाया था वो उतना प्रचलित नहीं हो पाया। शिवा अय्यादुरई कौन है? ये हमारे भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई जी हैं। ये भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई जी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया जी कि जो फॉर्मेट आज आप और हम यूज करते हैं उस फॉर्मेट को किसने बनाया? शिवा अय्यादुरई जी ने बनाया। तो इन्हें भी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने बनाया था। तो अब भैया जब पूछ लिया जाएगा पेपर में तो हम क्या लगाएंगे? अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएं और सिर्फ यह पूछा जाए कि फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाएगा तो हम इन्हें लगाएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दोनों ऑप्शन में दिए हो और पूछा जाए फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया, भारत में, तो हम क्या कहेंगे? तो हम इन्हें लगाएंगे। और अगर ऑप्शन में रे टॉमिल्सन ना हो तो हम इन्हें लगा देंगे, फिर चाहे कहीं का भी पूछा हो। और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर ये तो है ही है। कोई दिक्कत इस बात से बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल अब हम देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहना चाह रहा है, पढ़िएगा एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस की सही संरचना, एक सही स्ट्रक्चर है? कौन सा इनमें से एक वैध ईमेल एड्रेस है? ये आपसे पूछा है, बताओ। ठीक है, दोनों ना हो तो बहुत बढ़िया है, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। बताएंगे जल्दी से। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक वैध ईमेल एड्रेस है? तो जब भी कोई वैध ईमेल आईडी वगैरह बनती है हमारी तो उस पर क्या हो जाता है? ब्लू कलर हो जाता है। तो हमने इससे नकल कर ली कि ये हमारा name@domain.com ये हमारा है। यानी कि आपसे कई बार ऐसे सवाल पूछा जाता है, आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि जैसे ये है यूजर नेम, ये है हमारा यूजर नेम, ठीक है, ये है @ और ये है हमारा डोमेन नेम। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ @ के बाईं ओर क्या मौजूद होता है? @ के बाईं ओर क्या मौजूद होता है? अब जो बच्चे बाएं नहीं जानते मैं बता दूं, @ के लेफ्ट साइड क्या मौजूद होता है? उल्टे हाथ, उल्टा हाथ जानते हो कौन सा होता है? उल्टे हाथ की तरफ क्या मौजूद होता है? तो आप कहेंगे कि @ के लेफ्ट हैंड की तरफ यूजर नेम होता है, जबकि @ के दाईं ओर, ये लेफ्ट साइड है, ये बाईं ओर है, बाईं ओर, और ये हमारा दाईं ओर है। ठीक है, तो दाईं ओर क्या मौजूद होता है? हम कहेंगे डोमेन नेम मौजूद होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा हम देखेंगे कि कोई भी जो मेल आईडी होती है, कोई भी जो मेल आईडी होती है प्यारे बच्चे, उसमें आप देखिएगा ये जो है हमारा ये यूनिक नेम होती है, ये यूजर नेम होता है। ये क्या होता है? ये यूजर नेम होता है। ठीक है, बीच में एक @ का सिंबल आ जाता है। और वैसे तो हम इस पूरे को क्या कह रहे होते हैं? वैसे तो हम इस पूरे को डोमेन नेम कह रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके एंड में जो .com लगा रहता है, इस .com को हम TLD कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम जो लास्ट में डॉट के बाद अक्षर लिखे होते हैं इन्हें हम TLD कहते हैं। और TLD का अर्थ होता है टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है TLD का मतलब? तो ये होता है हमारा टॉप लेवल डोमेन। अच्छा, जब भी कोई ईमेल आईडी होगी ना, जब भी कोई ईमेल आईडी होगी तो उसका कौन सा भाग ऐसा होगा जो यूनिक होगा? उसका कौन सा भाग ऐसा होगा जो यूनिक होगा? बताओ। अगर कोई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई भी ईमेल आईडी है, उसका कौन सा भाग ऐसा है जो यूनिक है, तो आप क्या कहेंगे? बताइएगा जल्दी से। वेरी गुड।
ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब भी कोई ईमेल आईडी हमारी होती है उसका हमेशा ही यूजर नेम यूनिक होगा, क्योंकि gmail.com तो सबने के में ही लगा भैया है, जो gmail.com है वो तो सबके में ही लगा है, आपके में भी लगा है, मेरी ईमेल आईडी में भी लगा है, लेकिन आपकी ईमेल आईडी को या मेरी ईमेल आईडी को यूनिक कौन बना रहा है? किसी भी व्यक्ति को यूनिक कौन बनाता है? उसका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, वो कैसा है, उसे देखते ही कोई मनी मन खुश होगा, है ना, या मनी मन गाली बक देगा, है ना। तो आप हमेशा कोशिश करना कि आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको देखे, आपसे मिले, तो वो आपको मन में और पीठ पीछे और हमेशा आपको क्या करे, आपको सराहे, आपकी तारीफ करे, उसके चेहरे पर एक पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, ना कि ऐसा हो कि तुम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करो कि वो तुम्हारे सामने तो तुमसे राम राम करे और पीठ पीछे जाकर तुम्हें गाली दे, या देखते ही वो मनी मन में कि जी और मिलोगा सारा। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो व्यवहार होता है वही हमें यूनिक बनाता है, इसलिए यूजर नेम जो है ये हमारा अलग होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि जो ईमेल आईडी होती है इसमें जो यूजर नेम होता है ये मैक्सिमम 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है। कितना? ये मैक्सिमम हमारा 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है, 64। और जो @ होता है ये 1 होता है, और जो डोमेन नेम है वो मैक्सिमम 255 तक का हो सकता है। यानी कि जो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कोई ईमेल आईडी 320 कैरेक्टर तक की हो सकती है। कितनी? और यह सवाल आपसे पूछा जाता है, पूरी ईमेल आईडी पूछेगा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो हम कहेंगे 320 कैरेक्टर तक की। अगर पूछेगा यूजर नेम हमारा कितना होता है, यूजर नेम, तो हम कहेंगे कि 64 और 1 @ और डोमेन नेम कितना, ये। ठीक है जी, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या कहना चाहता है आपसे बहुत ही प्यारे तरीके से कि आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए फोल्डर में सहेजा जा सकता है, कैसे? बताएंगे जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड, बताएंगे, बहुत बढ़िया। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसी ऑलरेडी बता चुका हूं अभी कि अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा फिर भी आप उत्तर कर दोगे। कि क्या कह रहा है कि आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे होते हैं यहां पर, तो हम भैया प्रयोग कर रहे होते हैं किसका, हम ड्राफ्ट का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करी थी इसी से रिलेटेड, आपके प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। उसमें मैंने इतनी लंबी चौड़ी बातचीत लिखी, हो क्या रहा था बार बार कि मैं उसे लिखूं और मैं भूल सा जाऊं, यार क्या लिखना है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, उसे कॉपी करके और व्हाट्सएप की अपनी पर्सनल चैट पे ही सेंड कर लिया उसे। और फिर मैं थोड़ा सा 2 लाइन लिखूं, मैं फिर भूल जाऊं, मैं बैक करूं, चलो बाद में करूंगा। तो जब मैंने उसे बैक कर दिया, मतलब सिर्फ वहां पे पेस्ट करके रखा और बैक कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो एक ड्राफ्ट हो गया। वो क्या हो गया, वो एक ड्राफ्ट हो गया। लेकिन जब मैंने उसे बाद में फिर 2-3 बार में मैंने उसे लिखा कि मैंने लिख ही दूं भैया, कब लिखूंगा, फिर लिखने के बाद जब मैंने उसे कर दिया तो फिर भैया वो क्या हो गया, सेंड हो गया हमारा। तो ड्राफ्ट क्या होता है हमारा, ड्राफ्ट वो अधूरे मेल होते हैं जो हमारे द्वारा भेजे नहीं गए अभी, बस या तो उसमें हम किसी चेंजेस का इंतजार कर रहे हैं या कुछ और भी कारण हो सकता है। इसके बाद आप मुझे बात करेंगे इनबॉक्स में क्या आता है, तो प्राप्त किए हुए मेल। प्राप्त मेल हमारे कहां पर आकर के स्टोर होते हैं, हम कहेंगे प्राप्त किए हुए मेल हमारे आकर के इनबॉक्स में समा जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर आपने किसी को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कि कोई तुम्हें बहुत दुखी कर रहा था, तुमने उसे ब्लॉक कर दिया, तो फिर उसका मेल कहां पर आएगा? अगर किसी को आपने ब्लॉक कर दिया फिर उसका मेल आपके पास कहां पर आएगा, तो आप क्या कहेंगे, बताइएगा जल्दी से। तो हम कहेंगे यदि हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं या ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं तो उसका मेल कहां पर आता है, तो उसका मेल स्पैम फोल्डर में जाएगा, स्पैम फोल्डर में। अच्छा चलो, फिर मान लो कि तुम्हें पता चली कि उसे भैया क्या है, अपनी गलती का पछतावा है और तुम चाहते हो कि उसने खाना नहीं खाया 2 दिन से, अब तुम उसे अनब्लॉक करना चाहते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम किसी को व्हाइट लिस्ट में डाल देते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारी व्हाइट लिस्ट में है और वो हमें मेल भेज रहा है, तो वो मेल कहां पर मिलेगा, हमें बताओ जल्दी से। तो वो मेल हमें कहां पर मिल जाएगा, बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति हमें मेल व्हाइट लिस्ट में हमारी और वो हमें मेल भेज रहा है तो हमें कहां पर मिलेगा, तो वो इनबॉक्स में आता है ना। वो हमें कहां आता है, वो हमारा इनबॉक्स में आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद सेंड मेल में कौन से मेल आते हैं,
भेजे जा चुके हैं, जो पूरी तरह से भेजे जा चुके हैं, वो मेल हमारे कहां पर होंगे, वे मेल हमारे सेंड के अंदर होंगे। ठीक है, और स्पैम के अंदर क्या होता है, स्पैम, तो स्पैम के अंदर वो मेल आते हैं जो जंक मेल होते हैं। आगे चर्चा करेंगे इसकी। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4, संबंधित ईमेल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा जल्दी से, ईमेल से संबंधित कौन सा कथन सही है? वेरी गुड, ठीक है, बताएंगे जल्दी से आंसर। ठीक है, और भैया अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा दोस्त हो जिसने बैच नहीं ले पाया किसी भी कारणवश और वो बड़ा परेशान था कि इसमें कैसे अपडेट कंटेंट पढूं, इस क्लास को शेयर कर देना उसके साथ, तो मैं दुआ देगा। ठीक है, ये मत सोचा करो कि तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। बहुत सारे तो ये ऐसे सोचते हैं कि मैं अपना कंपटीशन क्यों बढ़ाऊं। कंपटीशन भी बढ़ाना नहीं चाह रहे, पढ़ना भी हम चाह नहीं रहे बिल्कुल भी है, खुद भी पढ़ेंगे नहीं, कंपटीशन भी बढ़ाएंगे नहीं, तो तुम कहां से काम चलेगा। खुद भी खूब पढ़ो और कंपटीशन भी बढ़वाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर कि ईमेल 24 घंटे वाले डाकघर जैसा, जहां कोई भी व्यक्ति लगभग बिना किसी लागत पर मेल प्राप्त कर भेज सकता है। ईमेल एड्रेस में अक्षर संख्याएं, पूर्ण विराम, हाइफन और अंडरस्कोर हो सकते हैं। अक्सर देखना कि ज्यादा स्टाइल वो लोग मारते हैं जिन्हें कुछ आता नहीं है। जैसे तुम अगर पेपर देने जाओगे ना, और तुम्हारे बगल में, जैसे जब मैं पेपर देता था तो मेरे बगल में क्या है कि एक लड़का बैठता था, ठीक है, अब वो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी, खाली कॉपी लेके इधर उधर देख रहा है, और उसके आगे एक लड़का पीछे बैठा, तो वैसे कुछ छुपा रहा है। अब मैं सोचता था कि ये छुपा क्या रहा है, जब तक कुछ आता ही ना है तो ये छुपा क्या रहा है ना। तो वही चीज है कि जिसे पढ़ना नहीं है वो कंपटीशन बढ़ाने की चिंता को सोच करके क्लास को किसी को बताता नहीं है। ठीक है, चलो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो देखो ईमेल 24 घंटे वाला डाकघर की तरह है, जहां कोई भी व्यक्ति लगभग कभी भी मेल प्राप्त कर सकता है, भेज सकता है। जी हाँ, ईमेल के लिए किसी की दुकान थोड़ी ना खुलवानी है हमें जाकर के, है ईमेल के लिए किसी की दुकान थोड़ी ना खुलवानी है भैया, कभी भी भेजो, रात में 2 बजे 3 बजे। ईमेल एड्रेस में अक्षर संख्या, पूर्ण विराम, हाइफन, अंडरस्कोर हो सकते हैं। जी हाँ, ये चीजें हो सकती हैं। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा इसका, हमसे पूछा है, सही है, ए और बी दोनों सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईमेल के संदर्भ में सत्य नहीं है? कुछ क्वेश्चन में अच्छे लेवल के लेकर के आया हूं, जैसे अभी तक दिल्ली पुलिस में नहीं पूछे गए लेकिन इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर क्या है, अब एग्जामिनर थोड़े अच्छे पैटर्न की तरफ चल रहा है। यानी कि वो आपसे 10 क्वेश्चन तो कहता है, वो आपसे क्या है, जैसे मम्मी हमसे 2 रोटी की कहती है 4 रोटी खिला देती हैं, ऐसे ही एग्जामिनर को हमसे बड़ा प्यार हो गया है। वो 10 क्वेश्चन की कहता है पूछने की, और वो 10 क्वेश्चन में एक ही सवाल में 4-4 क्वेश्चन ठूस ठूस के क्या करेगा कि तुमसे 40 क्वेश्चन पूछ लेगा। अब तुम्हें 10 क्वेश्चन सही नहीं करने, तुम्हें 40 सही करने हैं, और 40 सही करने के लिए तुम्हें 4000 क्वेश्चन जितनी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सा कहां से देख लेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो एग्जामिनर तुमसे कितना प्यार कर रहा है, और जब एग्जामिनर कर रहा है तो भैया बदले में हमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भी सारे सही करेंगे। देखेंगे क्या है कि कौन सा ईमेल से संबंधित कथन सत्य नहीं है। ईमेल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जी सही बात है बिल्कुल। याहू एक लोकप्रिय वेब मेल प्रदाताओं में से एक है, ठीक है जी, ये बात भी सही है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं, और ईमेल एड्रेस हमेशा एक मानक प्रारूप में लिखे जाते हैं, जिसमें यूजर नेम पहले आता है, फिर @ का सिंबल आता है, और ईमेल प्रदाता का डोमेन शामिल होता है। जी ये बात भी सही है, लेकिन हमसे तो सही पूछी ही नहीं है। कई बार जल्दबाजी में हमसे गलती हो जाती है, कई बार जितनी जल्दी तुम करोगे उतनी ज्यादा गड़बड़ होगी। अभी मैं आपकी क्लास लेने आ रहा था और मैं जितनी जल्दी कर रहा था तितनी जल्दी कभी मेरे हाथ से पेन गिर पड़े, कभी मेरे हाथ से फोन गिर पड़े, तो ये गड़बड़ होती है। तो जल्दबाजी नहीं करनी। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि ये पढ़ लेते हैं कौन सा संबंध सत्य है, क्या है, कौन सा सत्य है। अब सत्य में क्या होगा कि आप पढ़ोगे पहला ही सत्य है, ओहो भैया सही मिल गया, और पहला ही लगा करके आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं। सावधानी के साथ काम करना है प्यारे बच्चे। जब नहीं पूछा होगा ना तो हमें नहीं पर लगाना है, और हमने क्या कहा कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा, कि ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते। अब केस सेंसिटिव होना और केस सेंसिटिव ना होना, इसमें अंतर क्या है, ये तो आपने बस बात जान ली, ये तो आपने बस बात जान ली कि केस सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को तो समझ लो, फिर आप इसे कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो केस सेंसिटिव नहीं होती वो क्या है, आप कैसे समझेंगे। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं कि तुमसे हंसी कैसे करके, कि अगर मैं कहूं, मान लो मैंने लिखा दिल्ली पुलिस, दिल्ली दिल्ली @पुलिस, ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है मान लो, ठीक है। और अगर मैंने इधर लिखा कि मेरी जो ईमेल आईडी है वो ये है कि मान लो दिल्ली @
सॉरी, 1 मिनट रुकेंगे, दिल्ली पुलिस @gmail.com सपोज ये है, ठीक है। अब अगर मेरा पासवर्ड तो ये था, लेकिन मैंने जब दोबारा ओपन करने गया तो मैंने ये लिख दिया, तो क्या मेरी आईडी लॉगिन हो जाएगी? यस और नो? क्या मेरी आईडी लॉगिन हो जाएगी बताएंगे? और मेरी ईमेल आईडी ये थी लेकिन मैंने लिख ये दी, तो क्या मेरी ये ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? या मैंने ये लिख दी तो मेरी ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप क्या कहेंगे? अगर पासवर्ड में तुम ऐसी बदतमीजी करोगे तो वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड कैसा होता है? पासवर्ड हमारा पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव यानी कि ये छोटे बड़े का ये क्या करता है? हमारा छोटे बड़े का अंतर करता है, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये केस सेंसिटिव होता है, जबकि जो हमारा क्या है, ईमेल जो आईडी जो होती है हमारी, केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। चलो, केस सेंसिटिव नहीं होती। तो तुम्हें अगर जीवन में कभी मौका मिले तो तुम कैसे बनोगे? पासवर्ड के जैसे बनोगे या ईमेल के जैसे बनोगे? बताओ। अगर तुम्हें कभी जीवन में मौका मिले तो तुम्हें कैसा बनना है? छोटे बड़े में अंतर करने वाला बनना है या कैसा बनना है? छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं करोगे तो आप कहेंगे भैया हम हमेशा कैसे बनेंगे? ईमेल के जैसे बनेंगे, कि कभी भी छोटे बड़े जो कौन है बदतमीज, पासवर्ड जैसे बनेंगे। अरे भाई मेरे, तुम्हें छोटे बड़े में अंतर नहीं करना है ना। जैसे तुम्हें इज्जत दे रहा है भैया, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या है? केस सेंसिटिव नहीं होते। छोटे बड़े तुम्हारे साथ, छोटा व्यक्ति उसके साथ भी तुम्हारा सम्मान आदर वही होना चाहिए जैसा बड़ों के साथ है ना। कि बहुत पैसा बारह हो, बागे आगे तो जी भैया कर रहे हैं, और कोई बेचारा नेक्स्ट थोड़ा सा कमजोर है, बागे आगे हीरो बन रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, दोनों के आगे सेम रहना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बताइएगा। ये देखने में क्वेश्चन नंबर 6 पर हैं हम, लेकिन रियल में हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चन जितनी जानकारी इकट्ठी कर चुके हैं। बताएंगे जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ईमेल लिखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। कौन सा कथन कैसा है हमारा? असत्य है, गलत है। तो हम टू फील्ड में एक से अधिक पते यानी कि एड्रेस नहीं है जी, एड्रेस है ना, एड्रेस नहीं जोड़ सकते। क्या हम टू फील्ड में और ईमेल आईडी नहीं लिख सकते? क्या हम एक ही ईमेल आईडी लिखेंगे? अच्छा, क्या हम बीसीसी फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं? क्या हम सीसी फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं? क्या टू और सीसी फील्ड अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं? समझो प्यार से क्या है, देखो। जब भी हम बीसीसी फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं, हाँ। हम सीसी फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं, हाँ। टू और सीसी फील्ड अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, जी हाँ, हम कर सकते हैं। लेकिन आपसे यहां पर क्या पूछा? असत्य पूछा है। अक्सर एग्जामिनर असत्य पूछता है, तो हम टू फील्ड में एक से अधिक पते एड्रेस नहीं जोड़ सकते, ये बात गलत है। क्योंकि अगर आपको एक ही एड्रेस ज्यादा लोगों को भेजना है तो हम भेज सकते हो, टू के अंदर और आईडी लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? किस सिंबल से उन दो आईडियों को अलग करेंगे? तो याद रखना, अल्प विराम। क्या होता है? जो कॉमा होता है ना आपका, कॉमा, उस कॉमा का प्रयोग करते हैं। और यह सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि जब हम टू फील्ड में एक से अधिक आईडी का प्रयोग करना चाह रहे होते हैं तो हम वहां पर किस सिंबल से इन्हें पृथक करते हैं, किस सिंबल से हम उसे अलग करते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि हम यहां पर कॉमा यानी कि अल्प विराम से इसे अलग कर रहे होते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब क्या पूछा है? सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? ईमेल्स फ्रॉम सेंडर हु आर इन योर ब्लैक लिस्ट ऑलवेज गो टू द स्पैम फोल्डर। यही बात तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे की थी, है ना। आप देखेंगे यहां पर कि उन प्रेषकों के ईमेल सदैव स्पैम फोल्डर में जाते हैं जो आपकी ब्लैक लिस्ट में होते हैं। ड्राफ्ट फोल्डर में आपके सेव किए गए ईमेल होते हैं जिन्हें आप बाद में सेंड या एडिट कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, और इन दोनों को मिलाकर के ये दोनों ही सही हो गई। तो कोई दिक्कत इसमें? यानी कि ये सारे सवाल उस बात से बन जा रहे हैं जो तुमने ईमेल चक्र पढ़ा था ना, एक पूरा, उस ईमेल चक्र में ये सारे सवाल वहां पर कवर हो गए, है ना। अगला सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है आपसे, देखो बढ़िया सवाल है। अभी तक ऐसा सवाल मैंने नहीं कराया है, सवाल आसान है लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। सर क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दो, नहीं तो मैं छत से कूद जाऊंगा। भैया ऐसा मत कर भाई। देखो
ईमेल 24 घंटे वाले डाकघर के जैसा होता है, जहां कोई भी व्यक्ति लगभग बिना किसी लागत पर मेल प्राप्त और भेज सकता है। जी हां, आपसे मेल भेजने के लिए कोई भी क्या है, आपको मेल भेजने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना। आप कभी भी 24 घंटे रात में 2 बजे सोकर उठो, मेल भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईमेल एड्रेस में अक्षर संख्याएं पूर्ण विराम वगैरह लगा सकते हैं। जी हां, आप इसे लगा सकते हैं, दोनों सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर तभी आएगा, है ना। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोच समझ करके आंसर देना। देखो बिल्कुल भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग भैया, रिपीट मत करवाओ प्लीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर, ऐसे तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अगर मैं सारे रिपीट करूंगा। प्यारे बच्चे, मैं ऑलरेडी एक सवाल पर बहुत समय दे रहा हूं, है ना, इससे ज्यादा समय दोबारा मत दिलवाओ, आप रिकॉर्डेड देख लेना। अभी आप मुझे बताएंगे इसका उत्तर क्या है। देखो आपसे कहा गया है कि ए बी को ईमेल भेजना चाहता है और उसी ईमेल की एक कॉपी सी और डी को भी भेजना चाहता है। वह उसी ईमेल की एक कॉपी ई को भी भेजना चाहता है। हालांकि पहले 3 प्राप्तकर्ताओं में से किसी को भी ई के बारे में पता नहीं होना चाहिए, लेकिन ई को उनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा करने के लिए किसी ईमेल आईडी बीसीसी फील्ड में लिस्ट होनी चाहिए। बताओ कौन सी ईमेल आईडी ऐसी है जो बीसीसी में होनी चाहिए, बताएंगे उत्तर क्या होगा। एकदम लाजवाब सवाल है, ऐसा सवाल आपने नहीं देखा होगा। बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर हमारा। प्यार से बताएंगे, सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे खुद का। नकल मत करना दोस्त, मेरी एक बात अगर तुम मान लो तो इतनी सी मानना कि नकल मत करना, क्योंकि जिसे तुम होशियार समझ करके उसका देख करके आंसर लगाते हो ना, हो सकता है कि वो क्या हो, तुमसे भी ज्यादा भैया ना गैर गुजरा निकले। ठीक है, तो अगर तुम गलत भी करो तो एटलीस्ट अपनी ऑन रिस्क पर तो करो। अगर जैसे मोटरसाइकिल 2 दोस्त हैं और चलाने नहीं आ रही, ठीक है, दोनों को ही, तो भैया अगर ठुकेगी भी तो कम से कम मेरे हाथों से तो ठुकेगी, मुझे ये मलाल तो नहीं रहेगा कि दूसरे वाले की गलती की वजह से ठुक गई। गलत होगा तो कम से कम अपनी ऑन रिस्क पर तो गलत करो, तुक्का मत लगाओ दूसरे की देख करके। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। A wants to send an email to B and a copy of the same email to C and D. He also wants to send a copy of the same email to E. However, none of the first 3 recipients should know about E, but E must know about them. To do this, whose email ID should be listed in the BCC field. किसकी email ID ऐसी है जो हमें BCC field में लिखनी चाहिए, क्या कहेंगे हम यहाँ पर, बताएं। तो हम कहेंगे भैया ई। बिल्कुल सभी बच्चे एक तरफ से आंसर सही कर रहे हैं, यानी कि मैं ये मान सकता हूं कि आप होशियार हो चुके हो। क्यों? क्योंकि भैया ई को बाकी की दिखाई दे, लेकिन ई को बाकी की पता चले, लेकिन क्या कह रहा है कि ई के बारे में किसी को पता ना चले, और जिसके बारे में हमें पता नहीं चलवाना होता उसी को तो हम बीसीसी में रखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल फोल्डर जंक मेल को नजरों से दूर रखता है ताकि यह आपके इनबॉक्स में अव्यवस्थित ना करें और आपको वैध ईमेल संदेशों को देखने से ना रोकें। विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल फोल्डर्स कीप जंक मेल आउटसाइड सो दैट इट डज नॉट क्लटर योर इनबॉक्स एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम व्यूइंग लेजिटिमेट मेल मैसेजेस। क्या होगा इसका सही उत्तर हमारा। तो होता क्या है प्यारे भाई कि देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने आपसे कहा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक की हैबिट बना लो। मॉक टेस्ट जब जब दो इसी ट्रिक से दो। कैसे भैया, क्या ट्रिक है कि हमें पता है इनबॉक्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनबॉक्स तो मेल को प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है जी, इसके बाद ट्रेस फोल्डर क्या होता है, क्या आप जानते हैं ट्रेस क्या है? जी हां, ट्रेस क्या है हमारा, तो हम यहां पर कहेंगे ट्रेस क्या होता है कि जब भी हम कोई मेल, है ना, जब भी हम कोई मेल डिलीट कर रहे होते हैं, क्या कर देते हैं, जब भी कोई मेल हम डिलीट कर देते हैं तो वो कहां जाता है, तो वो कहां जाता है, आप क्या कहेंगे, डिलीट कर देते हैं। जब भी कोई मेल हम डिलीट कर देते हैं तो वो बेचारा फिर ट्रेस फोल्डर में चला जाता है। कहां चला जाता है? ट्रेस फोल्डर में। अच्छा, ट्रेस फोल्डर में जाने के बाद ये कितने दिन तक रहता है? तो भैया इसे वहां पर 30 दिन तक रहने की अनुमति मिलती है कि भाई 30 दिन तक मेरे पास रह ले, उसके बाद अपना ठिया ठिकाना देख लियो। जिसकी तुझे उम्मीद है कि ये तुझे वापस बुलाएगा, अब ये तुझे वापस बुलाने वाला नहीं है। यानी कि जब हम किसी मेल को डिलीट कर रहे होते हैं तो वो ट्रेस फोल्डर में चला जाता है, और अगर हम उसे 30 दिन तक वहां से नहीं लेते हैं वापस तो फिर वो परमानेंटली चला जाता है। यानी कि इसे 30 दिन तक मना पाओ तो मना लो, नहीं तो ये तुम्हारी जिंदगी से सदा सदा के लिए चला जाएगा। 30 डेज का टाइम हमारे पास रहता है। ठीक है जी,
तो ये तो उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसकी बात तो हो ही नहीं रही। आउटबॉक्स में क्या है भैया, है ना, आउटबॉक्स क्या है हमारा, तो हम कहेंगे आउटबॉक्स में वो मेल होता है जो हमने तो भेज दिया, लेकिन बेचारे को वहां पे जब गया तो वहां पे क्या कुंडी लगी मिली है, गेट बंद मिले और ताला लगा मिला, बेचारा खड़ा है बाहर कि भैया कोई आएगा क्या होगा। तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता कि हमने भेज दिया लेकिन पहुंच ही नहीं पाया। स्पैम इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? स्पैम एक फोल्डर होता है, जैसे जब आपके पास कंपनी की कॉल आती है, जब आपके पास कंपनी की कॉल आती है और अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर जैसी एप्लीकेशंस होती हैं तो वो रेड अलर्ट जारी करके आपको स्पैम दिखा देती हैं कि ये कंपनी की कॉल है और जो तुमसे कहेगी कि एक दबाने पर ये गाना लगाएं चल छैया छैया वाला, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, या फिर आपसे कहेगा कि एडवर्टाइजिंग मेल है। क्या है? एडवर्टाइजिंग मेल। इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग मेल कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम इसे क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड मेल भी कह देते हैं, ठीक है भाई। स्पेलिंग देख लेना, अगर गलत गलत हो तो नेक कंप्रोमाइज कर लेना। अनसॉलिसिटेड मेल कहते हैं, ठीक है। इसी को हम जंक मेल भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम अनवांछित मेल भी कहते हैं, है ना। अनसॉलिसिटेड को हम अनवांछित मेल भी कहते हैं, अनचाहे मेल भी कहते हैं। कौन से? अनचाहे मेल भी हम इन्हें कह रहे होते हैं, अनचाहे मेल, यानी कि वो मेल जिसे हम चाहते नहीं है कि ये आए लेकिन ये फिर भी आ जाते हैं, तो ये अनचाहे मेल। और ये जितने भी नाम हैं हमारे, ये सभी के सभी कहां रहेंगे? ये सभी के सभी हमारे स्पैम के अंदर होते हैं प्यारे बच्चे। कहां पर होते हैं? स्पैम के अंदर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, जब हमें अगर ट्रेस फोल्डर से हम 30 दिन तक उसे वापस करते हैं, अगर मैं इसे ट्रेस फोल्डर से भी डिलीट कर दूं, मान लो मैंने कोई मेल डिलीट करा और वो ट्रेस फोल्डर में चला गया, और अगर मैं उसे ट्रेस फोल्डर से भी डिलीट कर दूं तो क्या उसे वापस लाया जा सकता है? हम कहेंगे नहीं, फिर वो नहीं वापस आएगा। जब तुमने उसे खदेड़ खदेड़ करके भगाया है तो भैया उसकी भी तो कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, कि वो तुम्हें फिर भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अच्छा, लेकिन अगर ट्रेस फोल्डर में बैठा है मुंह फुलाया हुआ और तुम चाहते हो कि वो वापस आ जाए, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें उसे रीस्टोर करना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें उसे रीस्टोर करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक बार जब आप ट्रेस फोल्डर से कोई ईमेल डिलीट कर देते हैं तो सामग्री हमेशा के लिए खो जाएगी। अभी अभी मैंने जो बात कही है रेस्पेक्ट वाली, वही चीज है यहां पर। देखो भाई, जो लोग ये कह रहे हैं ना एक आध बच्चे की सर थोड़ा फास्ट कराओ, बच्चे आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत देखो। मैं चाहता तो इतनी देर में 50 क्वेश्चन पर टिक लगा करके आगे बढ़ जाता, बट मैंने आपसे एक वादा करा कि इस क्लास के बाद तुम्हें ईमेल की टेंशन खत्म हो जाएगी और तुम्हारे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो वो वादा तो निभाने दो भैया, है ना। वो चीजें तभी कवर होंगी। आपको लग रहा है 10 क्वेश्चन करें, बट वास्तविकता में आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आप किसी भी बुक को उठा करके मार्केट में ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेना, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो समझो मेरी बात को, ठीक है। आगे देखेंगे, एक बार जब आप ट्रेस फोल्डर से कोई ईमेल डिलीट कर देते हैं तो वो सामग्री हमेशा के लिए खो जाएगी। जी हाँ भाई, जब तुमने उसे पहले यहां से डिलीट करा, पहले तुमने क्या करा कि पहले तुमने यहां बैठा था, यहां से कि बाहर जा, और वो बाहर जाके बेचारा खड़ा हो गया गेट के और तुम वहां पे गए चल यहां से ही भाग। अब जब दोनों जगह से ही भगा दिया तो फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो वापस आएगा? तो नहीं आएगा। इसके बाद सेंड फोल्डर में आपके द्वारा भेजे गए सभी ईमेल होते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप इस फोल्डर में संदेश से पुनः भेज सकते हैं। जी हाँ, दोनों ही बातें सही हैं। और हमसे पूछा सत्य है तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि जीमेल में ईमेल को सॉर्ट करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा, यहां पर 2 शब्द यूज हो रहे हैं, जीमेल, ईमेल। हालांकि ये सवाल आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके कई सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि जीमेल और ईमेल में अंतर क्या होता है। हालांकि जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं पहले, उन्हें मैं ये डाउट क्लियर कर चुका हूं, बट कुछ बच्चों के मन में होगा तो 1 मिनट में से क्लियर करूंगा। जीमेल ईमेल के अंदर डाउट किस किस को है, जीमेल ईमेल के अंदर क्या होता है डाउट? तो देखेंगे, देखो ईमेल क्या है? ईमेल एक सर्विस है, एक सेवा है, और जो जीमेल है ये सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। ये क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर है। यानी कि अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो मान लो ये चीनी है और ये चीनी बेचने की दुकान है। ये चीनी बेचने की क्या है? दुकान है, चीनी की दुकान है मान लो, जिसपे ये चीनी बेची जाएगी, ठीक है। यानी कि जो अंतर हमारा कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी में है, जो अंतर हमारा कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी में है, वही किस में है? जो अंतर हमारा कोल्ड ड्रिंक और माजा में है। तो माजा क्या है? एक अलग प्रोडक्ट है एक तरीके का, है ना। और कोल्ड ड्रिंक क्या है? उसका एक बेस नाम है इस तरीके से। तो ईमेल क्या है? एक सर्विस है, और जीमेल उसे सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी हो गई, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं भले ही घर पे रखा क्लोजअप है, लेकिन जो कहेंगे तुमने कोलगेट कर लिया कि नहीं कर लिया, कि मैं कोलगेट कराया। भैया रखकर पेप्सोडेंट आया है लेकिन कह रहा है कि कोलगेट कर लिया। तो जो पेस्ट है
वो अलग चीज है, लेकिन अलग अलग कंपनियां होती हैं पेप स्टूडेंट। ये क्या है, ये जीमेल, ऐसे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि ये कोरियर की सेवा है, और जो कोरियर करने वाली कंपनियां होती हैं, जैसे डीटीसी एक कंपनी है कोरियर करने वाली, या और कंपनी होंगी, तो ऐसे ही जीमेल एक कंपनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बस जीमेल ने दिमाग क्या कल चला दिया कि जीमेल ने उसका नाम ऐसा रख दिया, इतना ज्यादा प्रचार कर दिया कि लोग ईमेल जीमेल में ही कंफ्यूज हो गए, उन्हें लगा ये एक ही होता है। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि जीमेल में ईमेल को सॉर्ट करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैसा है, गलत है। सॉर्ट से संबंधित देखो पढ़ना, अब ये सवाल बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से सावधानी से हमें करना होगा। सॉर्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, ये बताओ पहले तो। सॉर्ट का मतलब जानते हैं कि आप लोग, SORT, सॉर्ट का मतलब क्या होता है हमारा। देखो सॉर्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे आपका फोन है, आप नंबर जब सेव करते हो फोन में, तो जैसे जिन लोगों के नाम A से होते हैं वो पहले आते हैं, फिर जिन लोगों के नाम B से होते हैं वो B बाद में आते हैं, जिन लोगों के नाम C से होते हैं वो नीचे आएंगे, ऐसे करते करते Z से आते हैं। बट मैं चाहता हूं कि Z वाला नाम पहले आए और A वाला नाम बाद में आए, तो ये सॉर्ट होता है ना। और ये सॉर्ट हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, नाम के अकॉर्डिंग, डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग, अलग अलग। तो अब यहां पर बात हुई है, देखो हम ईमेल को विषय, प्रेषक, संदेश, आकार, साइज या अवधि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर सॉर्ट कर सकते हैं। नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। मेल को सॉर्ट करने से हमें इनबॉक्स से अनवांछित ईमेल हटाने में मदद नहीं मिल सकती, और इससे उन ईमेलों को आसानी से अनसब्सक्राइब नहीं किया जा सकता है जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। मेल को सॉर्ट करने से हमें इनबॉक्स में से अनवांछित ईमेल हटाने की मदद मिल सकती है, और इससे उन मेलों को आसानी से अनसब्सक्राइब किया जा सकता है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। इस पर निर्भर करते हुए कि हमें अपने ईमेल एड्रेस को उपयोग किस लिए करते हैं, ईमेल को सॉर्ट करने से आपको विशिष्ट मानदंडों के आधार पर क्रमबद्ध संदेशों को देखकर ट्रेड्स और पत्राचार पर नजर रखने में भी मदद मिल सकती है। क्या होगा उत्तर बताओ, बताएंगे। अब देखो दिक्कत क्या आती है, मान लो एक पर, मुझे पता है आपको इसका उत्तर पता है, ठीक है, लेकिन मैं एक और नई चीज आपको सिखाने जा रहा हूं कि सपोज करो कि आपको इसका उत्तर नहीं पता, सपोज कर लो, मान लो है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हें इसका उत्तर नहीं पता, और जब भी ऐसा सवाल आ जाए, और नहीं सिर्फ कंप्यूटर में, किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए, जब आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि बी और सी क्या है, एक दूसरे के विपरीत बातें कह रहे हैं। बी और सी एक दूसरे की अपोजिट बातें कह रहे हैं, और जब दो ऑप्शन एक दूसरे की अपोजिट बातें कह रहे हो और सही या गलत पूछा हो, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि भैया फिर बाकी में तो हमें पता नहीं उत्तर, उत्तर अब इन दोनों में से एक होगा कि या तो तू ही रहेगी या मैं ही रहूंगी। है ऐसे जब लड़कियों में लड़ाई होती है, या जब किसी में लड़ाई होती है तो कहता है कि या तो जा घर में तू ही रहेगी या मैं ही रहूंगी, या तू ही रहेगा या मैं ही रहूंगा, तो वो वाला सिस्टम है। तो या तो भैया क्या कह रहा है, मेल को सॉर्ट करने में इनबॉक्स से अनवांछित ईमेल हटाने में मदद नहीं मिल सकती, और सेम लाइन यहां दोहरा दी और कह दी कि मेल को सॉर्ट करने से हमें इनबॉक्स में अनवांछित मेल में मदद मिल सकती है। अब दोनों बातें कैसे सही होंगी, बात तो कोई एक ही सही होगी ना भाई, बात तो कोई एक ही सही होगी। तो यहां पर फिर जो हमारी क्या है, नीचे वाली बात सही है कि मदद मिलती है, सॉर्ट करने से इन चीजों में मदद मिलती है, जो नहीं मिलती कह रहा है ये गलत है। ठीक है जी, लेकिन इस ट्रिक को बताने का अर्थ यह था कि जब तुम्हें कुछ भी ना आ रहा हो तो तुम एटलीस्ट 50-50 तक तो पहुंच ही जाओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल एन्क्रिप्टेड है या नहीं है। विच प्रोटोकॉल इंश्योर दैट ईमेल आर एन्क्रिप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यस और नो, बताएंगे जल्दी से क्या होगा हमारा। और आपस में बातचीत ना करें, ठीक है, क्योंकि आप जब पेपर आपका हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो भाई पेपर में आपके काम ये क्वेश्चन आएंगे, ना कि जो आप लोग आपस में पंचायत कर रहे हो वो। ठीक है, चलिए, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, आपसे बात कर रहा है डेटा ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल एन्क्रिप्टेड की। तो देखो डेटा ट्रांसफर के लिए SMTP का प्रयोग करते हैं, और ईमेल को एन्क्रिप्ट करने की बात हो रही है तो TLS, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। TLS की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट, बताइएगा क्या होती है हमारी TLS की फुल फॉर्म, मैंने आपको पहले भी बता रखी है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है। जो ईमेल है, जीमेल है हमारी, ये इसी सिक्योरिटी का यूज करती है, TLS का। ठीक है, किसका यूज करती है, ये हमारा TLS का यूज करती है। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो 1 मिनट में देखेंगे कि ईमेल से संबंधित कौन कौन सी प्रोटोकॉल होती हैं। ईमेल से संबंधित कुछ मुख्य प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं हमारी, तो हम कहेंगे देखो, एक होती है हमारी SMTP प्रोटोकॉल, एक होती है हमारी SMTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, एक होती है प्यारे बच्चे POP3 प्रोटोकॉल, और एक होती है हमारी IMAP प्रोटोकॉल। कौन सी, IMAP
प्रोटोकॉल। इन तीनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, भर भर के पूछी गई है। जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको देखेगी ये चीज, इसकी जो फुल फॉर्म है हमारी वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, वो हमारी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। कल भी एक क्लास होगी आपकी शॉर्टकट की वाली, उससे भी आपको इसी जोश के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये दो क्लासेस आपको आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूरा कराने में बहुत मदद करेंगी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले इन वाली क्लासेस को लिया है प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन कम पढ़ करके आ जाएगा। एमएस वर्ड में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, एक्सेल में बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड में आप 2 क्वेश्चन पक्के कर रहे होगे, या हो सकता है 3 भी कर रहे हो, क्योंकि जो शॉर्टकट की वाला टॉपिक है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल की क्लास में हम शॉर्टकट की करेंगे, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जब आज की क्लास खत्म होगी उसके बाद कल की क्लास में आने से पहले शॉर्टकट कीज का रिवीजन करके आना। तो ये हमारी क्या होती है, इनकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या होती है, हमारी इनकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब एक सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है जिसका प्रयोग मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो याद रखना, जो हमारी एसएमटीपी प्रोटोकॉल है इसका प्रयोग मेल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जबकि जो पीओपी और आईएमएपी है इन दोनों का ही प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए, मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब एग्जामिनर को यह चीज पता चल चुकी है कि भैया हमने ये सब पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, तो अब एग्जामिनर क्या दिमाग लगाने लगा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, पीओपी 3 का काम क्या है कि पीओपी 3 ये करती है कि जब हम मेल को प्राप्त करते हैं ना, तो डाउनलोड करने के बाद हमें, डाउनलोड करने के बाद भी रीड करने के हमें यहां पर मौका देती है, जबकि जो आईएमईपी प्रोटोकॉल होती है ये सिर्फ वेब पर ही पढ़ने के लिए होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, है ना, ऐसे आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ वेब पर ही आप देख सकते हो इसके, और इसे आप डाउनलोड करके आराम से नेट बंद करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम यहां पर ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप नहीं है, कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन सा हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या चीज होती है, बताओ। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है? इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे तुमने देखा होगा कि तुमने सुबह सुबह गुड मॉर्निंग लिखा, ठीक है, तुरंत उधर से ब्लू टिक हो गया, गुड मॉर्निंग आ गया। ठीक है, तो जो तुरंत तुम बात कर पा रहे हो, हाल की हाल जो तुम बात कर पा रहे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, वो इंस्टेंट मैसेजिंग है। लेकिन जिस पर हम चैट कर लेते हैं, लेकिन ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं होता हमारा, है ना। ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है। आप टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, डिस्कॉर्ड भी कोई एप्लीकेशन होता होगा, लेकिन ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, ईमेल में फाइल को अटैच करने से संबंधित कौन सा कथन सही है, बताएंगे एक बार, बताइएगा एक बार। क्या होगा भैया? पानी। ठीक है, चलो, तो हम क्या कहेंगे, एसएसएल क्या होता है? एसएसएल प्यारे बच्चे सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। क्या होती है? मैं लिख देता हूं यहां पर, एसएसएल की फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। सॉकेट लेयर। अभी हम देखेंगे इसे कि ईमेल से संबंधित, देखो हम किसी ईमेल अटैचमेंट में ऑडियो फाइल को अटैच नहीं कर सकते, गलत बात है। जीमेल में यदि आपकी फाइल 25 MB से अधिक है तो जीमेल स्वतः ही इसे अटैचमेंट के रूप में शामिल करने के बजाय ईमेल्स में एक गूगल ड्राइव लिंक को जोड़ देगा। जी हाँ, ये बात सही है। अटैचमेंट भेजते समय सब्जेक्ट फील्ड लिखना अनिवार्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अटैचमेंट भेजते समय सीसी का उपयोग नहीं कर सकते, ये भी गलत है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है जी इसका मतलब? तो इसका मतलब भाई ये है कि देखो, जब भी हम किसी को मेल भेज रहे होते हैं तो मेल भेजने की जो लिमिट है ना, मेल भेजने की जो लिमिट है, मेल में अटैचमेंट की जो लिमिट होती है, मेल का जो साइज की लिमिट होती है, वो हमारी वो कितनी होती है? वो 25 MB होती है। अब मान लो कि 25 MB से ज्यादा की अगर कोई फाइल है, फिर क्या करना होगा? फिर एक गूगल ड्राइव होता है, यानी कि अगर आपने 25 MB से बड़ी कोई फाइल अटैच कर दी तो वो ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक उसे गूगल ड्राइव की लिंक बना करके वहां पर सामने वाले को भेज रहा होगा। और ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से हम क्या क्या भेज सकते हैं? तो ऑडियो वीडियो
PDF, डॉक, एक्सेल, सारी फाइल है ना, डॉक, एक्सेल, सब कुछ हम यहाँ पर भेज सकते हैं। क्योंकि कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या भेजा जा सकता है क्या नहीं भेजा जा सकता, तो हम कहेंगे ये सभी चीजें हमारी भेजी जा सकती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। डिफॉल्ट रूप से, अच्छा सवाल है, ये पूछा जाएगा आपकी बार, क्वेश्चन नंबर 15 कि डिफॉल्ट रूप से जीमेल में यूजर को हाल ही में प्राप्त हुए कितने ईमेलों को सॉर्ट किया जाता है? बताओ क्या होगा उत्तर, बताएंगे? आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा सर क्लास कितनी देर चलेगी? भैया क्लास लगभग 2 से सवा 2 घंटे की होगी। ठीक है, लेकिन मैं रोज समय नहीं ले रहा, तो फिर 2 दिन आपको हफ्ते में मुझे ऐसे देने होंगे जिसमें मैं आपको अच्छा से रिवीजन करा सकूं। क्या है? डिफॉल्ट रूप से जीमेल में यूजर हाल ही में प्राप्त ईमेल कितने ईमेलों को सॉर्ट किया जाता है? चलिए, तो आप यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा एक बार कि जैसे मैंने यहां पर मान लो जीमेल खोला, मैंने यहां पर क्या खोला? जीमेल खोला। अब जब मैंने यहां पर जीमेल खोला तो भैया यहां पर देखो मेल दिखाई दे रहे हैं, हमें कितने क्या दिखाई दे रहे हैं? मेल दिखाई दे रहे हैं, मेल आए हुए हैं। तो इस आए हुए मेल में बाय डिफॉल्ट हमें जैसे देखो टोटल 4004 मेल आए हैं, जैसे जो भी ये मेल आईडी है इसमें टोटल 4004 मेल आए हैं। लेकिन इस एक पेज पर तुम्हें कितने दिखाई दे रहे हैं अपने आप? तो एक पेज पर 1 से लेकर 50 तक दिखाई देते हैं। तो यही चीज कही जा रही है आपसे कि बाय डिफॉल्ट कितने मेल हमें दिखाई देते हैं? तो 50 दिखाई देते हैं। कितने भाई? 50 दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे दूरबीन को छोटा कर देते हैं हम अपनी, चलो, तो क्या हो जाएगा? 50। अच्छा, इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि आपसे, क्या आप भेजे हुए मेल को वापस ला सकते हो? क्या मैंने कोई मेल भेज दिया वो वापस आ सकता है? यस और नो, बताएंगे जल्दी से। अगर मैंने कोई मेल भेज दिया, क्या मैं उसे वापस ला सकता हूं? यस और नो। बिल्कुल, सीजीएल सीएचएसएल मेंस के लिए भी पढ़ सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट यानी कि उसे वापस लाने के लिए हम एक यूज करते हैं अंडू मेल का। जैसे ही आप कोई मेल भेजोगे तो तुरंत एक यहां पर छोटा सा अंडू मेल करके दिखाई देगा। लेकिन ये जो लिमिट है 5 सेकंड की, बाय डिफॉल्ट ये लिमिट 5 सेकंड होती है। हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार बाद में इसे सेटिंग में जाकर के 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक भी कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक भी कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो ये लिमिट है हमारी, वो कितनी मिलती है हमें? वो हमें 5 सेकंड की मिलती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है? है ना, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर इंटरनेट ईमेल एथिकेट? बताइएगा क्या होगा, है ना। एथिकेट शब्द आपने सुना होगा शायद, एक रील आई थी बीच में, बड़ी वायरल हुई थी एक, है ना, एक कन्या थी और वो कहती थी कि थोड़ी सी अकल सीख लो, थोड़े से एथिकेट सीख लो, है ऐसे करके। ठीक है, तो वही यहाँ पर एथिकेट है, मतलब शिष्टाचार, कौन सी एक अच्छी तमीजदार बात नहीं है ना, कौन सी एक सही तरीका नहीं है। तो पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे सबको। देखो, अपने ईमेल के लिए उचित विषय रखना और चर्चा की जा रही विषय को दर्शाना, ये अच्छी बात है कि नहीं? कि भैया जो तुमने एक अच्छी सी क्या है, जो भी तुमने एक मेल लिखा है यहाँ पर, उस एक तो जिस बारे में मेल भेजा है उसी बारे में सब्जेक्ट लिखो और एक अच्छा सा सब्जेक्ट लिखो, है ना, और एक अच्छा सा सब्जेक्ट लिखो। तो ये तो तमीजदार बात है। बदतमीजी क्या हो जाएगी कि तुम सब्जेक्ट लिख रहे हो कि मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट लिख रहे हो कि अर्जेंट में बीमार हूं, और तुमने नीचे लिख दिया कि साली की शादी में जाना है। तो ये तो गलत बात हुई ना, ये एक सही शिष्टाचार कहां हुआ? तो ये हमारे अच्छी बात है। सामग्री की वर्तनी जांच कर यह सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तनियों में कोई गलती नहीं है। जी हाँ, ये बात भी सही है। अगर तुम किसी ऑफिसर को, किसी गवर्नमेंट को कोई मेल लिख रहे हो तो उसमें तुम्हें स्पेलिंग एरर नहीं करनी। अगर तुमने उसमें स्पेलिंग एरर कर दी तो फिर क्या माना जाएगा? उसे ये माना जाएगा कि तुम एक फेक आदमी हो, तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं और तुम्हारे मेल को शायद पढ़ा भी ना जाए। तो एक सही मेल हो, एक सही ईमेल, सही सब्जेक्ट होना, सही स्पेलिंग होना जरूरी है। ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना। जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है जरूरी? कि पता चले कि तुमसे किसी ने कही आई मिस यू, है, और पता चले कि तुमने रिप्लाई ऑल कर दिया, कि तुमने उसे क्या करा, किसी पर्सनल उसे भेजने की बजाय तुमने फॉरवर्ड में क्या है, किसी ग्रुप में सेंड कर दिया, फिर तुम्हारे मजे लिब रहे हैं। ठीक है, तो रिप्लाई ऑल क्या है, बड़ी सावधानी से करने वाली बात है भैया, सही बात है जी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही है। अच्छा, यह बिना बताए कि संदेशों को आगे भेजना
है कि इस ऐसे क्यों भेजा जा रहा है, इसका करना क्या ये बात सही है? भैया यही तो बात गलत है कि तुम बता नहीं रहे हो कि इस मेल को क्यों भेज रहे हो तुम, और तुम बस भेजे दे रहे हो। है क्या है कि तुम बस भेजे दे रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही एक सही शिष्टाचार नहीं है। यानी कि देखो, कोई भी जो मेल होता है वो बिना सब्जेक्ट वाले फील्ड को भरे, वो बिना सब्जेक्ट वाले फील्ड को भरे क्या है, भेजा जा सकता है ना। कोई भी जो मेल होता है वो बिना किसी उसे भरे सब्जेक्ट वाले फील्ड को भरे भेजा तो जा सकता है, लेकिन ये एक सही बात नहीं मानी जाती, एक अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि जब आप ऑफिशियल तौर पर काम करोगे, जब आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, तो तुम्हें वहां पर सब्जेक्ट लिखना चाहिए, है ना। तो ये हमारा एक ईमेल शिष्टाचार का हिस्सा नहीं है। सर हॉटमेल, रेडमेल, आउटलुक में क्या अंतर है? इसमें वही अंतर है जो केश कांति में है और नवरत्न में है। अब बताओ क्या अंतर है? तुम कहोगे सर केश कांति भी तेल है और नवरत्न भी तेल है, ठीक है, बालों में लगाने वाला, तो बिल्कुल वही, ये कंपनियां अलग अलग हैं, सर्विस सेम प्रोवाइड कर रही हैं। चाहे तुम घड़ी साबुन से कपड़े धो लो, चाहे रिन से धो लो, चाहे टाइट से धो लो, है सबके सब साबुन ही, बस क्या है कि कंपनियां अलग अलग है, तुम्हें जो उचित लगे उसका यूज कर लो। इससे सरल शब्दों में मेरे भाई तुम क्या ही समझोगे बताओ, ठीक है, बस इतना सा अंतर है। आगे बढ़े, अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मेल मानक संरचना के भाग हैं? हेडर बॉर्डर दोनों, हेडर केवल बॉडी, या फिर कौन सा? तो हम क्या कहेंगे यहां पर, हाँ बिल्कुल, ये पेपर आपका फिक्स हो चुका है और नवंबर दिसंबर में ही होगा। देखो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे जब हम ईमेल आईडी को ओपन करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसे हम ईमेल हेडर कहते हैं, इसे हम हेडर कह रहे होते हैं, और इसके नीचे का जो पार्ट होता है इसे हम ईमेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ईमेल बॉडी कहते हैं। तो जो टू है, सीसी है, फ्रॉम है, सब्जेक्ट है, ये चीजें हमारी कहाँ आती हैं? ये ईमेल हेडर के हिस्से में आती हैं, और ये बॉडी होती है आपकी। तो वही आपसे यहां पर पूछा गया है कि ईमेल का मानक संरचना क्या है? हेडर और बॉडी दोनों, हेडर और बॉडी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, किसी ईमेल पर लेबल असाइन करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैसा है, गलत है? पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे जल्दी से। देखो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे बुक के ऑफर को लेकर के कमेंट कर रहे हैं, और बहुत बड़ा कमेंट कर रहे हैं बच्चे, सॉरी, बट मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। हाँ, आज ऑफर चल रहा है, ये जानकारी है, फ्लिपकार्ट पर भी है, रोजगार विदंगित एप्लीकेशन पर भी है, बट आपका क्यों नहीं हो पा रहा, उसके लिए आप हमारी कॉलिंग टीम से कॉल कर लीजिए 9818489147। मैं यहां पर क्लास को रोक करके आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। 9818489147, ठीक है। तो आप हमारी कॉलिंग टीम से बात कर लीजिए, वो टेक्निकल टीम से बात करके आपका सॉल्यूशन प्यारे बच्चे कर देंगी, ठीक है। इस सवाल का उत्तर बताओ, किसी ईमेल पर लेबल असाइन करना उसे किसी विशिष्ट फोल्डर में ले जाने के समान है। जी हाँ, हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल में लेबल को कर सकते हैं। जी हाँ, हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल में लेबल का उपयोग नहीं कर सकते। हम एक ही ईमेल पर एकाधिक लेबल लगा सकते हैं। बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताई थी कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे हो, तो फिर बाकी के दो लोगों को क्या है, तमाशा देखना चाहिए, बीच में बड़ी मन नहीं बनना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जिनकी लड़ाई हो रही थी उन्हें छोड़कर जो बीच में घुस रहा है उसमें मार पड़ने लगती है, ठीक है। तो भैया हम कहेंगे जब ये दोनों लड़ रहे हैं तो हम तो तमाशा देखेंगे, हम क्यों ही बीच में बोले, तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। अब हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल में लेबल का प्रयोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो यही वाली बात क्या है हमारी गलत है, और यही ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ये सी का इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ईमेल में कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता, बताओ। शुरुआत के क्वेश्चनों में थोड़ा समय जरूर लगा क्योंकि चीजें एक्सप्लेन करनी थी, बट जब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं तो अब यहां पर फिर हमें जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा मूड मारने की, है ना। तो हम क्या कह देंगे, बताओ, ईमेल में कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता? बीसीसी, अटैचमेंट, टू या सीसी, बताओ। जब तुम किसी को लिफाफा दे रहे होते हो, जब तुम किसी को गिफ्ट दे रहे होते हो, तो तुम फ्रॉम डालना नहीं भूलते, क्योंकि भैया हमारी तरफ से गिफ्ट हो, चलो जाओ, पता चलो सामने वाले को मालूम ही ना पड़ी कि ये किन्ने भेजो, ठीक है। तो हम बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिख देते हैं, टू फलाने, और फ्रॉम हमारी तरफ से, ऐसे करके लिख देते हैं ना, है ना। और पूरा एड्रेस भी लिख देते हैं कि यहाँ के रहने वाले भैया फिरोजाबाद के जेई वाले हैं, पूरा चेक कर लेना, इतने रुपये करके आए तुम्हारी दावत में, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही तो भैया कौन सा फील्ड खाली नहीं होना चाहिए? अब मान लो तुम किसी को कोरियर भेज रहे हो और तुम्हें उसे एड्रेस ही ना बताओ, तो जब तुम उसे एड्रेस ही नहीं बताओगे तो वो मेल जाएगा कैसे? वो मेल भैया तब तक जाएगा ही नहीं। तो टू किसको भेजना है ये बताना मैंडेटरी है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ईमेल पते में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए। जी हाँ, बीसीसी फील्ड सीसी फील्ड के समान है, अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। बताओ क्या होगा कि एन ईमेल एड्रेस शुड कंटेन ओनली वन सिंबल, द बीसीसी फील्ड इज सिमिलर टू द सीसी फील्ड।
एक्सेप्ट दैट द रेसिपिएंट आर केप्ट सीक्रेट। बताएंगे क्या होगा हमारा इसका सही उत्तर। तो हम बड़े ही प्यार से कह देंगे कि भैया इस सवाल का जो सही उत्तर है वो हमारा दोनों ही सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश मान्यता नहीं होती। ईमेल आईडी में किस चीज की गुंजाइश नहीं होती, है ना, किस चीज की गुंजाइश नहीं होती। तो हम कहेंगे भैया कि स्पेस की गुंजाइश नहीं होती। किस चीज की, कि जब भी आप कोई मेल लिख रहे होते हैं तो उसमें आप डॉट लगा सकते हो, नंबर लिख सकते हो, लेकिन रिक्त स्थान नहीं दे सकते, स्पेस की जगह नहीं होती, है ना, स्पेस नहीं दे सकते आप। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि यदि हमें एक बार में सभी उपयोगकर्ताओं को एक ही संदेश भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, बताओ। ये बढ़िया चीज है, ये भी एक नई चीज है। देखो कुछ सवाल ऐसे भी होंगे आपके। अच्छा, गलत पूछा था क्या इसमें, मैं एक बार चेक कर लूं, कुछ गलती हुई क्या मुझसे। कौन से वाली कह रहे हो बच्चे, सॉरी, यहां पर मुझसे गलती हुई है इस सवाल में, ये सावधानी थोड़ी सी बरतनी रहेगी। देखो हमसे क्या कहा गया है कि ईमेल पते में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए। जी हाँ, बीसीसी सीसी के समान हो, तो दोनों ही सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, गलत है। देखो यही गलती से आपको बचना है जो मैंने कर दी। कोई सा भी गलत नहीं है, तो ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है। डी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा, डी इसका सही उत्तर होगा, है ना। तो ये इस प्रकार की गलती से आपको बचना है, और ये सही पूछा है या गलत, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। चलो, अब ये आपसे पूछा है कि यदि हम एक बार में सभी उपयोगकर्ताओं को एक ही संदेश भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है। इफ वी सेंड द सेम मैसेज टू ऑल द यूजर्स एट वंस इट इज कॉल्ड एज। ये क्या कहलाएगा हमारा, तो हम क्या कहेंगे। देखो आप लोगों ने देखा होगा जैसे व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन आता है, एक तो ऑप्शन आता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, एक तो होता है व्हाट्सएप ग्रुप और एक होता है हमारा ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है, देखो जब आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे तो उसमें सबको दिखेगा कि इस ग्रुप में ये लोग हैं, और तुम जो भी मैसेज भेजोगे वो सबके पास वो एक ग्रुप में जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रॉडकास्ट का यूज करोगे तो ग्रुप नहीं बना, लेकिन एक मैसेज तुमने खुद में एक ग्रुप बना लिया, लेकिन उन लोगों के पास कोई ग्रुप नहीं पहुंचा। तुम नॉर्मली उसमें गुड मॉर्निंग लिखोगे, वो 8 लोगों के पास, 10 लोगों के पास, जितने लोग उस ब्रॉडकास्ट में होंगे सबके पास वो गुड मॉर्निंग का मैसेज पहुंच जाएगा अपने आप ही। तो इसे हम क्या कहते हैं, हम ब्रॉडकास्ट कह रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीकास्टिंग है, ये टास्किंग नहीं है, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्टिंग इसका सही यूज आंसर है। ईमेल का एक उदाहरण जो वेब मेल नहीं है, क्या है वो बताओ। ईमेल का उदाहरण जो वेब मेल नहीं है। हाँ, मल्टीटास्किंग का मतलब वो होता है जैसे हम, मम्मी हमारी बहुत सारी काम करती हैं एक बार में ही, तो वो मल्टीटास्किंग है। हम क्या कहेंगे, ईमेल का एक उदाहरण जो वेब मेल नहीं है, तो AOL मेल, मोजिला थंडरबर्ड, याहू मेल या फिर जीमेल। कौन सा ऐसा है जो हमारा क्या है, जो हमारा यहां पर वेब मेल नहीं है। अब वेब मेल का क्या मतलब है जी, तो देखो 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो मेल ऐसे होते हैं कुछ हमारे, जिन्हें आप क्या कर सकते हो, जिन्हें आप नॉर्मली अपना सिर्फ वेबसाइट से ही चला सकते हो, और एक ऐसे होते हैं जिनके हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, जिनकी हम क्या कर लेते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो जो हमारा मोजिला थंडरबर्ड है ये नहीं है, ये क्या है, ये हमारा, ये वेब मेल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, बढ़िया सवाल है कि खाली जगह यानी ईमेल मींस दैट इट विल डिसअपियर फॉर अ व्हाइल एंड देन विल कम बैक टू द टॉप ऑफ योर इनबॉक्स एट द टाइम यू पिक एज ऑफ यू आर रिसीविंग इट ऑल ओवर अगेन। यानी कि खाली जगह एक ईमेल का अर्थ है यह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने जाने पर आपके इनबॉक्स के शीट्स पर वापस आ जाएगा, जैसे कि आप इसे फिर से प्राप्त कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे लगभग हम 25वें सवाल पर पहुंचने वाले हैं और तुम्हें सभी सवालों के उत्तर पता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है दोस्त, ये हर एक परीक्षा जो हो रही है भारत में सबके ही क्वेश्चन है। ये इसके लिए 10 किताबें ढूंढी गई हैं, 10 प्रीवियस ईयर देखे गए हैं, अलग अलग परीक्षाओं के देखे गए हैं, हजारों बहुत सारी शिफ्ट मैंने सर्च करी है, तब जाकर ये क्वेश्चन निकले हैं। ठीक है, तो अगर आप इन्हें कर पा रहे हो तो आप सेफ हो, फिर परेशान मत होना। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, आपने चीजें पढ़ी नहीं है। अभी देखो ये कहना क्या चाह रहा है, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती है स्नूज्ड और एक होता है आर्चीव्ड। दोनों में अंतर समझना, पता होगा वैसे आप लोगों को। स्नूज्ड, आर्चीव्ड, एक होता है स्टार्ड, इसे भी ले लेते हैं साथ में, यहीं पे कवर कर लेते हैं। देखो जब आप सुबह सुबह सोकर के उठते हो और जब आप अलार्म लगाते हो 5 बजे का, है ना, और फिर क्या होता है कि आपका मन करता है कि मैं 5 मिनट और सो लूं, है ना, मैं 5 मिनट और सो लूं। और जब आप 5 मिनट और सोते हो और फिर जैसे अलार्म बजा, तो अब आप क्या करोगे, वहां पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है स्नूज्ड, एक होता है स्टॉप। अगर आप स्नूज कर दोगे तो वो अलार्म 5 मिनट बाद फिर बजेगा,
ठीक है, यानी कि ये होता है हमारा स्नूज्ड। मान लो कोई मेल मेरे पास आया, मेरे पास कोई मेल आया, कोई किस्त है क्रेडिट कार्ड की 12 तारीख को मेरे पास आती है और उसको लास्ट डेट उसकी 5 तारीख है भरने की। अब भैया मैं बैंक को पैसे अभी से क्यों दे दूं, मैं खाते में कर ले तो 2000 रुपया, अब वो मैं अभी से पेमेंट कर दूं अगर क्रेडिट कार्ड का, तो फिर भाई पूरे महीने क्या मैं ऐसे ही डोलूंगा, ऐसे ही घूमूंगा, अभी इमरजेंसी पड़ गई, जरूरत पड़ गई तो, है ना, ऐसे सोचते हैं लोग। तो क्या करेंगे कि भैया 12 तारीख को बिल जनरेट हुआ है, मेल आया, तो तुम्हें तुरंत भरने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर सकते हो कि 5 तारीख लास्ट डेट है, तुम 4 को भरना, तुम 3 को भरना। लेकिन समस्या क्या आती है कि मेल आ जाए तो हमें याद था, तब तक हम भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उस मेल को हम यहां पर स्नूज कर देते हैं अपने एक फिक्स टाइम के लिए। क्या है, एक फिक्स डेट एंड टाइम के लिए हम उसे स्नूज कर देते हैं कि भाई साहब 3 तारीख को सुबह सुबह मुझे याद दिला देना। तो जैसे ही तुम उसमें डेट एंड टाइम डाल दोगे, 3 तारीख को दोबारा से वो मेल आएगा, जिससे कि तुम्हें ये याद आ जाएगा कि भैया परसों लास्ट डेट है, अब तो भर दो। ठीक है, तो ये क्या है, क्योंकि बैंक को तुम पहले से 20 दिन पहले पैसे दे दोगे तो मैं कोई फायदा थोड़ी ना होगा, लेकिन तुम इमरजेंसी पड़ी तो मैं मांगने पड़ेंगे इधर उधर से, तो क्यों ही देने पहले से। तो स्नूज्ड मेल हम कर सकते हैं। यही कह रहा है कि एक ईमेल का अर्थ क्या होता है, यह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने के जाने पर आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर दोबारा से आ जाएगा। तो ये तो स्नूजिंग हो गया, है ना, ये तो स्नूजिंग हो गया। ठीक है, लेकिन स्नूजिंग के बाद हम यहां पर देखते हैं क्या है हमारा आर्चीव्ड मेल। क्या होता है जी आर्चीव्ड, जैसे मान लो, है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या आएगा, मान लो कि हमारे पास किसी का मैसेज आए, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं भैया। ठीक है, अब होता क्या है कि जो काम के मैसेज आते हैं, तो मैं क्या करता हूं, जैसे नॉर्मली अगर मैं अपना बताऊं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ गए, तो अब मुझे पता है कि ये मैसेज मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, मैं व्यस्त हूं बहुत ज्यादा और इसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब अगर मैंने सीन कर लिया तो मैं भूल जाऊंगा भाई, तो मैं उस मैसेज को उठा करके आर्चिव चैट में डाल देता हूं कि रात में जाकर के देखूंगा, भैया जब फ्री होऊंगा तब जवाब दूंगा। पहला तरीका एक तो ये होता है। दूसरा तरीका, वो मैसेजेस, वो मेल जिन्हें हम अपनी नॉर्मल चैट से छिपाकर रखना चाहते हैं, कि पता चले कि काऊ के मैसेज में किसी के फोन में क्या आया कि गुड मॉर्निंग आ गया, गुड मॉर्निंग बाबू है, और उसने व्हाट्सएप जैसे ही खोली और दोस्त की नजर पड़ेगी, ओहो। लेकिन अगर ऐसा मैसेज तुम्हारा आर्चीव्ड चैट के अंदर आएगा तो वो तभी दिखाई देगा जब कोई आर्चीव चैट में जाकर के चेक करेगा। ठीक है, नॉर्मल में दिखाई नहीं देगा। तो वो मैसेजेस जो तुम नॉर्मल चैट से क्या है छुपा करके एक अलग सीक्रेट चैट में रखना चाहते हो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हमारा होता है कि मान लो कोई ग्रुप से हमें जोड़ दिए गए, हम 56 ग्रुप से जुड़ गए फालतू के से, और मुझे कोई काम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो कपड़े वगैरह की दुकान है जहां से हम कपड़े लेते हैं, उसने एक ग्रुप बना रखा है ना। अब वो क्या करता है कि जो भी नया स्टॉक आएगा उसके पास, वो उस ग्रुप में कपड़े की, जूते की फोटो उसमें डालता रहता है। अब भैया अगर मैं रोज कपड़े खरीदता रहूं, वो रोज ही मैसेज भेजता है, रोज फोटो भेजता है, तो मैं तो रोज नहीं देखूंगा उन्हें। मेरा तो जब भैया मन बनेगा तब बोलूंगा। तो मैं उस ग्रुप को फिर रोज मुझे डिस्टर्ब ना करे, स्नूज मेल में आर्चीव चैट में डाल दूंगा। आर्चीव से क्या होगा, वो नॉर्मल से छुप करके पीछे चली जाएगी, जब हमें जरूरत पड़े तब देख सकते हैं। 3 उदाहरण मैंने आपसे दिए और इन तीनों का मुझसे कोई भी संबंध नहीं है, मुझसे रिलेट मत करना। ये आप लोगों के लिए मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म में याद रह सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर आर्चीव्ड चैट आपको समझ में आ गया। स्टार्ड क्या होता है जी, स्टार्ड का मतलब होता है कि मान लो, स्टार्ट का मतलब होता है कि मान लो जैसे एक चैट है हमारी, ठीक है, कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में कोई स्टडी से रिलेटेड मान लो आपका ग्रुप है, और उस ग्रुप में क्या हुआ कि एक पीडीएफ आई कंप्यूटर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक पीडीएफ आई कंप्यूटर की, और वैसे दुनिया भर की फालतू की बातें उसमें होती रहती हैं। अब अगर तुम्हारा मन है कि ये काम की है मेरे, तो तुम उस मैसेज को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके, अपने व्हाट्सएप का उदाहरण दे रहा हूं मैं, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही तुम उसे स्टार्ट करोगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो, मतलब ऐसे येलो कलर का हो जाएगा। और स्टार्ट करते ही क्या होगा, फिर मान लो उसमें 10-15 दिन तक खूब बेकार के मैसेज आई, अब तुम्हें वही वाली पीडीएफ देखनी है जो तुम्हारे काम की थी। अब तुम ऐसे करके ढूंढोगे, हजारों मैसेज मिलेगी नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, अपने फोन में जाना है, ऐसे करके यहां पे 3 डॉट दिए रहते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर स्टार्ट करके लिखा आ जाएगा। स्टार्ट पर क्लिक करोगे, एक अलग से चैट खुलेगी और उस चैट में सिर्फ वही मैसेजेस दिखाई देंगे जो तुमने स्टार किए होंगे। उम्मीद करता हूं सभी चीजें समझा चुका हूं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। बताओ ईमेल हेडर में कौन सा फील्ड शामिल होता है ना। तो एक कंप्लीट रिवीजन जिसे हम कहते हैं, विद उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं भैया। तो जब क्लास खत्म होगी तो मुझे जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, लेकिन अभी खत्म नहीं हो रही, लगभग 50 क्वेश्चन हम यहां पर अभी करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड शामिल है। अभी मतलब अभी 25 और करेंगे,
25 हमारे हो चुके हैं। तो देखो ईमेल हेडर में 2 होता है, सीसी होता है, बी सीसी होता है, ये सी लिखा है, सेव जैसा कुछ भी नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे, उत्तर हमारा पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चे वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, और ये सवाल अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी के काफी सारे पेपर हुए, 10-12 पेपर हुए हैं, उनमें से एक पेपर 2024 में ये सवाल पूछा गया। बताएंगे क्या है कि एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे खाली जगह फोल्डर थे उस फोल्डर में भेजा जाता है। बताओ, भेज लें, क्या होगा बताएंगे? तो हम यहां पर कहेंगे कि एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स से सेंड में फोल्डर में लें। यानी कि ये एक बार जब हम ईमेल भेज देते हैं और वो भेज नहीं पाया मान लो, तो आउटबॉक्स से कहां जाएगा? सेंड में चला जाएगा। इनबॉक्स से आउटबॉक्स में जाता नहीं है, आउटबॉक्स से इनबॉक्स में नहीं जाता, इनबॉक्स से सेंड में नहीं जाता, तो इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। वो ऑटोमेटिक फलांग करके कहां पहुंच जाएगा? आउटबॉक्स से सेंड में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक जीमेल के ईमेल आईडी में एकल डॉट वर्णन हो सकता है, एक जीमेल के ईमेल आईडी में लगातार 2 या उससे अधिक डॉट वर्णन नहीं हो सकते हैं। आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, बच्चे सत्य बताना है। ठीक है, ऐसे सवालों की हैबिट डाल लो दोस्त। अभी तक दिल्ली पुलिस ने सवाल को सरल क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन कभी भी क्या कर सकती है? कठिन क्वेश्चन पूछ सकती है। और देखो जीवन हमें क्या है कि बार बार मौके नहीं देता, यह बहुत बार मौके देता है। देखो सफल होने से ज्यादा जरूरी होता है दोस्त सही समय पर सफल होना। तुम अगर 70 साल की उम्र में जाकर के तुम अगर डीएम बन भी गए तो क्या ही मतलब कि जब तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जब वो ही तुम पर प्राउड नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ही मतलब, तुम किसे दिखाओगे फिर, है ना? तो सफल होने से ज्यादा जरूरी होता है सही समय पर सफल होना। भले ही थोड़े कम सफल हो लेना, भले ही मत यूपीएससी क्लियर करो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, लेकिन भले ही कम सफल हो लेना, लेकिन सही समय पर हो लेना। क्योंकि अगर तुम सफल होकर के मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाओगे तो तुम सच में उन लोगों से कहीं ज्यादा सफल हो जो सफल होने के बाद अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो जिंदगी मौके बहुत कम देती है। अभी वैकेंसी आ रही है, ठीक है, अब जो लोग थोड़ी कम मेहनत करेंगे, आरकस करते रहेंगे, भाई 1 साल के लिए मामला डिले हो जाएगा, है ना? और समय का कुछ भी भरोसा नहीं होता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो प्लीज थोड़ा सा मोटिवेटेड रहा करो और पढ़ाई के प्रति सजग रहो। बाकी सब चीजों को साइड कर दो, सेकेंडरी कर दो। जो भी तुम्हारे अपने हैं सब छोड़ करके चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर वाले तुम्हारे काम आएंगे। तो उनके लिए पढ़ो और अपने लिए पढ़ो। ठीक है, तो एक ईमेल आईडी में एकल डॉट वर्णन हो सकता है, ये बात सही है। एक जीमेल के ईमेल आईडी में लगातार 2 या उससे अधिक वर्णन डॉट नहीं हो सकते, जी हाँ ये बात भी सही है। दोनों ही बातें सही हैं। हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखिए। यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है जो किसी वैध स्रोत से आती प्रतीत होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कह रहे होते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान भी क्या कर रहा है कि साइबर अटैक की कोशिश कर रहा है भारत पर। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी खूब। तो कभी भी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है तब तो छोड़ो, नॉर्मली भी आपको किसी भी अनजान मेल पर क्लिक नहीं करना, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं कर देना, चाहे कुछ भी लिखा हो। किसी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रही है मत उठाओ, ठीक है? तो इन चीजों से तुम्हें बचना चाहिए। देखो स्पैमिंग ये नहीं है, ये चीज स्पैमिंग नहीं कहलाती, ये चीज बॉटनेट नहीं कहलाती, ये चीज फिशिंग कहलाती है। कि जब आपके पास एक, ये साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक में भी मैं आपको चीजें कराऊंगा अभी, कि जब आप क्या कर रहे होते हैं दोस्तों, जब आपके पास कोई एक ऐसा मेल आता है जो लगता है ऐसा है रियल है जबकि वो वास्तविक होता नहीं है, तो उसके द्वारा वो आपसे आपकी पर्सनल जानकारी लेने की कोशिश करता है, वो फिशिंग कहलाता है। क्या? ये चीज हमारी फिशिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? बताओ क्या होगा? निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स हम यहां पर बना सकते हैं? क्या कहना चाह रहा है ये सवाल आपसे? ठीक है, तो ये सवाल अगर आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले एफटीपी तो उत्तर हो नहीं सकता, पीओपी इस सवाल का सही उत्तर है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं उसमें हो सकता है कुछ सवाल आपको ऐसे देखने के लिए मिले कि जो आपको पता नहीं थे, तो एक कॉपी ले लो, उसमें वन लाइनर ऐसे अपने क्या है उतारते जाना, हेडिंग डाल देना ईमेल,
और वन लाइनर अपने उतारते जाना, जिससे कि जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुम्हें वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो तुम्हारे सिलेबस जो तुमने नहीं पढ़े थे, लेकिन वो यहां पर एक लाइन आपको अलग से मिल जाएगी, पीओपी। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये फुल फॉर्म भी दिल्ली पुलिस ने पूछी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे अगर आपको लगता है कि आपने खूब रिवीजन कर लिया, खूब बढ़िया से तैयारी कर ली, नोट्स बना लिए, बट फिर भी कुछ सवाल मैं प्रैक्टिस सेट में ऐसे जानबूझ करके लेकर के आऊंगा जो मैंने नहीं कराए हैं, तो फिर उन्हीं को आप क्या है एक अलग से कॉपी बना करके उसमें वन लाइनर के तौर पे लिख सकते हो। ओके, एसएमटीपी आईएमएपी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप उनके ईमेल एड्रेसेस को खाली जगह का प्रयोग करके अलग करते हैं, किसका प्रयोग करके बताओ। आज की क्लास में मैंने ये चीज आपको बताई थी भाई, जल्दी ही करेंगे। जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट के लिए पूछ रहे हैं तो जल्दी करेंगे, बट अभी आप इस क्लास को ले सकते हो, आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप उनके ईमेल एड्रेस को कैसे, किसके द्वारा हम करते हैं, तो कॉमा के द्वारा, यानी कि अल्प विराम के द्वारा हम इसे अलग कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज अ सिग्नेचर इन ईमेल। ईमेल में सिग्नेचर क्या होता है? बढ़िया सवाल है जी, लाजवाब सवाल है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको ईमेल में सिग्नेचर क्या होता है। देखो, जैसे होता क्या है, यह सवाल दिल्ली पुलिस ने भी पूछा आपसे 2023 में, 2020 में भी पूछा गया, और यह सवाल बीएसएफ एससीएम के पेपर में भी आपसे पूछा गया। तो समझना, देखो ईमेल सिग्नेचर क्या होता है। किसका ले लें, किसका ले लें, चलो ये ले लेते हैं। पहले समझो, देखो सवाल पढ़ो क्या है। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, देखना कि इट इज एन इनबिल्ट डिजिटल सिग्नेचर एंड सेंड एन अलोंग विद योर ईमेल आईडी क्यूआर कोड। यह एक क्यूआर कोड के रूप में आपके ईमेल के साथ भेजा गया। इनबिल्ट होता है जी नहीं, ईमेल यह आपके ईमेल के साथ भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर है जी नहीं। यह वायरस में ईमेल बॉडी के अंत में संलग्न, यह वास्तव में ईमेल बॉडी के अंत में संलग्न ईमेल आईडी होती है जी हाँ। ये सॉरी, एक मिनट रुकेंगे, नहीं ये गलत है। इसके अलावा यह एक ईमेल संदेश के अंत में संलग्न टेक्स्ट का एक ब्लॉक होता है जिसमें आमतौर पर उपयोगकर्ता की संपर्क की जानकारी होती है। डी इसका उत्तर होगा। क्या होगा दोस्त? डी इसका उत्तर होगा, सी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये ईमेल बॉडी के अंत में तो है, लेकिन होता क्या है अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखो यहाँ पर बहुत सारे ईमेल है अलग अलग, ठीक है। ये जैसे मान लो जॉन स्मिथ का ले लेते हैं, जॉन स्मिथ का, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरा मेल जाने के बाद में एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसे छोटे छोटे से बॉक्स आपको दिखाई देंगे। एक मिनट रुकिएगा, ये वाला ले लेते हैं। मैं यहां से जूम कर देता हूं। देखो, तो इसमें क्या होगा कि जब आप किसी को मेल भेज रहे होंगे ना, या जब बड़ी बड़ी कंपनी से मेल आते हैं, तो उस मेल के एंड में क्या होता है कि एक फोटो आती है, यहाँ पे उसका नाम आता है, उसकी ईमेल आईडी आती है, उसकी और भी जो अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो सकती हैं, कुछ उनके बटन्स आते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा, फेसबुक पर क्लिक कर दोगे तो आप इस व्यक्ति की फेसबुक आईडी पे पहुंच जाओगे, है ना। लिंक्डइन पर क्लिक कर दोगे तो लिंक्डइन पर पहुंच जाओगे, इंस्टा पर क्लिक कर दोगे तो इंस्टा आईडी पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हमारी क्या होती है, ये जो हमारे पूरे मेल के एंड में एक ब्लॉक आता है, एक चौकोर बॉक्स सा आता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम ईमेल सिग्नेचर कह रहे होते हैं। और जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो ये बात जरूर लिखी जाती है कि ईमेल के अंत में, इस अंत को जरूर याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है जी, कि ईमेल में केवल के लेबल के बारे में कथन सत्य की पहचान करें, सही कथन की पहचान करें। लेबल ईमेल को फ्लैग नहीं करते हैं, लेबल ईमेल का मिलान नहीं करते हैं, क्योंकि वे आपके इनबॉक्स में प्रवाहित होते हैं। आप एक ईमेल का पर एकाधिक लेबल लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? लेबल को ईमेल को एक ही स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रत्येक लेबल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, सत्य कथन पूछा है, तो बताओ सत्य कौन सा है ना। तो हम क्या कहेंगे, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो डी है। देखो लेबल क्या होता है कि मान लो कोई मेल इनबॉक्स में आ रहा है नॉर्मली, है ना, बट मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेरी जो कंपनी से मेल आ रही हैं वो मेरे एक अलग से फोल्डर बन जाए, उसके अंदर जाते रहे, साथ के साथ चलते रहे, या वहां पर साथ में स्टोर होते रहे, ठीक है। या मेरी कार से रिलेटेड कोई मेल है वो उसमें जाते रहे, है ना, मेरी पर्सनल जो मेल है वो उसमें जाते रहे। तो हम क्या एक अलग से सेपरेट लेबल सेट कर देते हैं यहाँ पर। तो डी इसका सही उत्तर है कि लेबल को ईमेल को एक ही स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती। आप प्रत्येक लेबल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हैं। दूसरा, आप एक ईमेल पर एकाधिक लेबल लागू नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो यह बात इसलिए गलत थी, लेबल ईमेल का मिलान
नहीं करते क्योंकि, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए? व्हाट इन्फॉर्मेशन इज टिपिकली रिक्वायर्ड टू साइन इन एन ईमेल क्लाइंट? बताएंगे। पूरा नाम और जन्म तिथि होनी चाहिए, राशन कार्ड थोड़ी ना बनवाना है भाई। सोशल मीडिया का अकाउंट होना चाहिए, भैया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फोन नंबर और पता होना चाहिए, जी नहीं। बायोडेटा थोड़ी ना बनाना है दोस्त। क्या हो जाएगा हमारा? ईमेल, पता और पासवर्ड। यानी कि सिंपल इतना सा सवाल आपसे पूछा गया है कि जब भी आप कोई मेल ओपन कराना चाहते हैं, जब आप किसी मेल आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं, तो हम वहां पर हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो हम क्या कहेंगे, हमें वहां पर जरूरत पड़ रही होती है किसकी? ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड की, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द यूज होता है जब हम ईमेल आईडी और पासवर्ड से कोई आईडी लॉगिन कर रहे होते हैं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से जब हम कुछ लॉगिन कर रहे होते हैं, तो भाई इसके लिए एक शब्द यूज होता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं? बताओ, कौन बताएगा मुझे? उस शब्द को हम यहां पर क्या कह रहे होते हैं? सर सेल में बुक सोनी हो रही भाई, इसके लिए कॉलिंग टीम को कॉल, ठीक है, इसके लिए कॉलिंग टीम को कॉल करो भाई, मैं नहीं कर सकता कुछ इसमें, अभी फिलहाल नहीं कर सकता, है ना। और जब तक क्लास खत्म होगी तब तक ऑफर का टाइम खत्म हो जाएगा, तो प्लीज आप कॉलिंग टीम को कॉल करें। इसे हम प्रमाणीकरण कहते हैं, बहुत बढ़िया। इस बात को हम प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन कहते हैं। हिंदी में से हम प्रमाणीकरण कहते हैं, इंग्लिश में से हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मात्र 16 क्वेश्चन और बाकी हैं। खाली जगह नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। वेरी सिंपल, बताएं, है ना, वेरी सिंपल। क्या होगा? देखो, जब हम टॉपिक वाइज कोई भी चैप्टर कर रहे होते हैं ना, प्रैक्टिस, तो उस टॉपिक वाइज में समस्या क्या आती है कि सारे सवाल एक जैसे ही होते हैं लगभग, है ना, वही ऑप्शन घूम फिर कर आ रहे होते हैं, तो फिर आप हर सवाल को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने शुरुआत में जो 10-15 मिनट लिए, उन 10-15 मिनट का आपको जो फायदा वो यहां मिल रहा होगा। जब हम मिक्स प्रैक्टिस सेट कर रहे होते हैं तो हर सवाल में ईमेल को पूरा रिवाइज करा दो, ठीक, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर हम फिर, इसलिए अब हम यहां पर बड़ी आसानी से अभी कम समय में से खत्म कर लेंगे। ईमेल मैसेजेस आर पास थ्रू द इंटरनेट बाय यूजिंग प्रोटोकॉल, तो हम क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल का उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जी नहीं। यूएसडी, जी नहीं। सिंपल मैसेंजर सर्विस प्रोटोकॉल, गलत। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या है? एसएमटीपी हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामान्यतः ईमेल हेडर में शामिल होता है? बताओ, कौन सा शामिल होता है ईमेल हेडर में हमारा? हाँ, पीडीएफ इसकी क्लास आपको मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अभी आप मुझे बताएंगे सब्जेक्ट लाइन, बॉडी टेक्स्ट, सॉल्यूशन, सिग्नेचर क्या होता है? भाई बॉडी नीचे होती है, सिग्नेचर नीचे होता है, विषय, यानी कि जो सब्जेक्ट लाइन है हमारी, ये कहां पर आएगी? सब्जेक्ट, मेरी बात समझना, ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन बन सकते हैं। सब्जेक्ट को आप खाली तो छोड़ सकते हो, लेकिन इसे एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है ना। आप अगर बिना सब्जेक्ट का मैसेज किसी ऑफिसर को भेजोगे, वो नहीं खोलेगा उसे, समझ रहे हो। तो भेज चला तो जाएगा, जाने को मना नहीं करेगा, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ईमेल में फाइल को अटैच करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा सवाल है, आराम से पढ़ेंगे, उत्तर बताएंगे। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे। इन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अटैचिंग अ फाइल? वी कैन नॉट अटैच एन ऑडियो फाइल इन ईमेल अटैचमेंट। भैया क्यों गलत बात कर रहे हो? गलत है ना, हमसे क्या करेक्ट पूछा है। इन जीमेल इफ योर फाइल इज मोर देन 25 MB, जीमेल ऑटोमेटिकली एड्स अ गूगल ड्राइव लिंक टू द ईमेल इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग इट इज एन अटैचमेंट। सही बात है। इट इज मैंडेटरी टू राइट सब्जेक्ट, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि हम ईमेल में अटैच नहीं कर सकते, ये बात गलत है, ये हमारा सही है। सब्जेक्ट लाइन लिखना अनिवार्य है, गलत है। सीसी फील्ड, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला सवाल देखेंगे, क्या है? किसी ईमेल में फाइल अटैच करने का उद्देश्य क्या होता है? बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अटैचिंग फाइल्स इन ईमेल? बताओ क्या होता है हमारा अटैच करने का यहां पर मतलब? तो क्या कहेंगे दोस्त, किसी ईमेल में फाइल अटैच करने का उद्देश्य क्या होता है? और देखो, जैसे ये जो हमारी क्लास चल रही है वो AW TPO और कांस्टेबल और SCM तीनों बच्चों के लिए है। इनके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं सब वो टॉपिक वही है, लेकिन लेवल का अंतर रहता है। तो जो मैं कठिन टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़े से स्टेटमेंट दे रहा है या फिर वैसे करके सही मिलान टाइप के, तो वो SCM और AW TPO वालों के लिए।
उससे थोड़ा सा अंतर हमारा कांस्टेबल, लेकिन पढ़ करके हम तीनों में ही बेहतरीन चलेंगे, चाहे किसी में कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हम क्या कह देंगे कि ईमेल में सजावटी एलिमेंट डालना क्या अटैचमेंट के लिए, जी नहीं। ईमेल का साइज बढ़ाना नहीं, ईमेल टेक्स्ट में फॉर्मेट करना, जी नहीं। रेस्टोरेंट के साथ डॉक्यूमेंट, इमेजेस और अन्य फाइलें शेयर करना, जैसे मान लो तुमसे कही गई कि जैसे तुम्हारी नौकरी लग गई दिल्ली पुलिस में, ठीक है। अब तुम्हारी नौकरी लग गई तो भैया क्या है कि शादी की बात चलेगी। अब शादी की बात चलेगी तो तुमसे कहा जाएगा कि बायोडेटा बना के भेज दो। अब तुम एक बायोडेटा जब बनाओगे तो उस बायोडेटा में तुम अपना नाम लिखोगे, पिताजी का नाम लिखोगे, अपना जो भी काम धंधा है वो लिखोगे। उसके बाद है ना, उसके बाद क्या होगा कि उसमें आप एक अपना फोटो भी अटैच करके भेजोगे, है ना। अब जो बायोडेटा बनना है बड़े स्टाइलिश टाइप के बनना है, उसमें एक फोटो अटैच होकर के जाती है, उसी पीडीएफ में लग जाएगी फोटो। तो जो फोटो तुमने जोड़ दी ना, वही अटैचमेंट है, वही क्या है हमारा अटैचमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, मान लो कोई टीचर है भैया, वो पढ़ा रहा है, वो अपनी यूट्यूब की लिंक लगा देगा क्लास की कि देखो भैया ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो जो लिंक भेज दी, वो वीडियो भेज दी, वो क्या है, वो अटैचमेंट है। यानी कि अगर आप किसी मेल के साथ में क्या करते हैं, आप उसके साथ कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह लगाकर भेज रहे हैं साथ में, तो वो क्या है हमारा, वो अटैचमेंट है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, बताएंगे उत्तर क्या, बढ़िया सवाल है, ठीक है। और अटैचमेंट में हम फाइल वगैरह कुछ भी भेज सकते हैं, जैसे जब आप क्या करेंगे है ना, जब आप जब आप क्या करेंगे, जब आप मान लो किसी को, जैसे आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहां पे अपनी अपना एप्लीकेशन लिख दी और उसके साथ में आपने अपनी सीवी को अटैच कर दिया, तो इस प्रकार से हमारा होता है मेन यूज, है ना। फॉर्मेट में एमआईएमई की फुल फॉर्म क्या है, बढ़िया सवाल है। और देखो समझना कि एमआईएमई है क्या, आखिर एमआईएमई आखिर है क्या, ये भी समझना जरूरी है आपका अब, क्योंकि इससे पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है। तो देखो एमआईएमई की हमारी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इंटरनल नहीं होगी और मल्टीपर्पज इंटरनल एक्सचेंजेस नहीं होगी, सी इसका सही उत्तर है। एमआईएमई होता क्या है, तो देखो जैसे मेनली जो हमारी ईमेल में, अगर आपको यहां पर दिखाऊं आगे, मैं एक फोटो लाया था इसी के लिए आपके लिए, जस्ट अ मिनट, चलिए इस वाले में देखिएगा कि जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जो हमारा ईमेल होता है, इससे रिलेटेड मुख्यतः जो प्रोटोकॉल होती है वो 3 होती हैं, लेकिन 3 और प्रोटोकॉल होती हैं जो इसकी बैकग्राउंड में काम कर रही होती हैं। यानी कि जो 3 तो मुख्यतः प्रोटोकॉल हो गई, लेकिन और भी कुछ प्रोटोकॉल होती हैं, जैसे एक होती है एमआईएमई प्रोटोकॉल। एमआईएमई यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, और ये क्या काम करती है कि ईमेल में टेक्स्ट के अलावा फाइल, इमोजी, वीडियो जोड़ने की सुविधा देती है। यानी कि जो ये हमारी एमआईएमई प्रोटोकॉल है, जो हम अटैच कर रहे होते हैं ना कोई भी चीज, तो ये अटैचमेंट से संबंधित प्रोटोकॉल होती है। बस इतनी सी बात याद रखो, क्या ये हमारी अटैचमेंट के लिए होती है। अटैचमेंट जो आप फाइल वगैरह करते हो ना, ये उसके लिए होती है हमारी, अटैचमेंट के लिए प्रोटोकॉल कौन सी होती है, तो वो हमारी ये एमआईएमई प्रोटोकॉल होती है अटैचमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद एसएमआईएमई, एस/एमआईएमई, ये किस लिए है, ध्यान रखना, ये हम अभी तक ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, ये चीजें यकीन बैच वाले बच्चों ने भी नहीं पढ़ी थी, तो बच्चे नोट कर लेना अपने नोट्स में भी इसे, है ना, या परिणाम बैच कहीं से भी आपने पढ़ा हो, आप इसे क्या कर लेना एक बार, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे ईमेल इनक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर के लिए, तो ये कौन सी हमारी ईमेल को इनक्रिप्ट करना है या डिजिटल सिग्नेचर के लिए कौन सी प्रोटोकॉल है, वो एसएमआईएमई है। और एक होती है डीकेआईएम, एसपीएफ, डी मार्क, ये ईमेल की सत्यता जांचने और स्पैम को रोकने के लिए प्रोटोकॉल होती हैं, डीकेआईएम, एसपीएफ और डी मार्क, ठीक है। क्लियर है यहां तक, इस चीज को याद रख पाएंगे। ये चीजें अगर आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें याद कर लेना, अब लिख लेना नोट्स में, ठीक है। ठीक है। अब जो डीकेआईएमएस की फुल फॉर्म क्या है जी हमारी, है ना, तो इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है डोमेन कीज आइडेंटिफाइड, डोमेन डीकेआईएम क्या होगी इसकी फुल फॉर्म हमारी, तो हम कहेंगे डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल। क्या है, डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, ठीक है। तो ये किस लिए, ये हमारी मेल को स्पैम वगैरह से रोकने के लिए प्रोटोकॉल होती हैं कुछ, है ना। कितने बजे क्लास खत्म होगी, 10-20 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, परेशान नहीं होइए, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो
आगे बढ़े अब हम यहाँ से, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, लेकिन नोट्स में नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 39, जीमेल में किसी ईमेल का या थ्रेड में आखिरी ईमेल का जवाब देने के लिए किस विकल्प पर क्लिक करना होता है, हमें बताओ। अगर आप जीमेल में क्या है किसी को जवाब देना चाहते हैं तो आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो दो चीजें आती हैं, देखो जब भी हम किसी को रिप्लाई करने चाहते हैं तो हमारे पास दो विकल्प दोस्त आ रहे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो विकल्प हैं जी, देखेंगे तो रिप्लाई, रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है, क्या ये बात आपको बताने की आवश्यकता है? फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी एक स्थान से आए हुए मैसेज या मेल को किसी दूसरे व्यक्ति, किसी अन्य लोगों को भेजने के लिए हम फॉरवर्ड करते हैं, तो फॉरवर्ड तो नहीं होगा, ठीक है। क्या है, आखिरी ईमेल का जवाब देने के लिए रिप्लाई। देखो इसका जो उत्तर है वो रिप्लाई है, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस समझ लेना, फॉरवर्ड, रिप्लाई और रिप्लाई ऑल, क्योंकि ये डिफरेंस भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। क्या है, देखो फॉरवर्ड क्या होगा, कहीं एक जगह से मेरे पास मैसेज आया, ठीक है, और मैंने उसे उठा करके अन्य लोगों को भेज दिया, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा यहाँ पर रिप्लाई, वो हमारा फॉरवर्ड हो जाता है। क्लियर है, सब लोग जानते हैं। गुरुजी मेरा बिहार पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया, आरडब्ल्यू टीम का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, आप सब लोग देख लो, भाई की तरह आपको भी सिलेक्शन लेना है भाई। आप हमारा जो गूगल फॉर्म है उसे भर देना, फिर मिलते हैं आपसे सम्मान समारोह में, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे अब रिप्लाई क्या होता है जी। तो रिप्लाई किसे किया जाता है, देखो फॉरवर्ड तो उसे किया जा रहा है कि कहीं से आया उसे फॉरवर्ड नहीं करेंगे किसी और व्यक्ति को, लेकिन रिप्लाई किसे किया जाता है कि जिसने मैसेज किया है उसी को जवाब देना क्या कहलाएगा हमारा, उसी को जवाब देना रिप्लाई कहलाता है ना। कि जिसने हमें मैसेज किया कि खाना खाया तो तुम उसी को तो बताओगे कि हाँ खा लिया, कि किसी और को जाकर बताओगे नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा रिप्लाई। कैसे हो, तो भैया जिसने पूछा है उसी को बताएंगे, तो ये रिप्लाई है। और रिप्लाई ऑल क्या है, तो कोई मेल सीसी बीसीसी के थ्रू आया और सब लोगों को अगर आप भेजना चाहते हो तो वो रिप्लाई ऑल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ईमेल को कंपोज करते समय जीमेल में इमोजी पेन को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ये कीबोर्ड शॉर्टकट की है आपकी, बताएंगे किस क्या होगी इसकी हमारी, तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 होती है। ये भी नहीं लिख भाई, लिखना चाहो लिख लेना, मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन इसके अलावा दो और शॉर्टकट की होती हैं इसमें हमारी, एक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, एक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। और ये ईमेल में किस लिए होती है बताओ, ये ईमेल में किस लिए होती हैं ये बता दो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी ये हमारी किस लिए होती हैं ईमेल में। बिल्कुल, तो आसान है, जिसके पीछे सी लगा है वो हमारी किस लिए है, जिसके पीछे सी लगा है वो हमारे कार्बन कॉपी की है, और जिसके आगे बी लगा है वो हमारी ब्लाइंड कार्बन कॉपी की है, ठीक है। तो ये आपसे अभी तक नहीं पूछी गई है, लेकिन इन फ्यूचर पूछे जाने की संभावना है, हमें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि जीमेल में स्पैम से, बस 10 क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 41, कि जीमेल से में स्पैम से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। स्पैम से निपटने के लिए हम यहां पर किसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, बताएंगे। और देखो ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है ना आपके, ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है बच्चे, इसमें मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिए जो बहुत सरल सरल हो सकते थे या वो बहुत बन सकते थे, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिए मैंने कोशिश करके। अगर जिस बच्चे ने इन 50 क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया वो 500 क्वेश्चन बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि वही घुमा फिरा करके चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो हम कहेंगे तो ब्लॉक करने से स्पैम रुक जाएगा, जी हाँ, अगर आपने किसी व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया तो स्पैम रुक जाएगा। रिपोर्ट करने से रुक जाएगा, रिपोर्ट फिशिंग करने से रुक जाएगा, मार्क एज अनरीड करने से नहीं रुकेगा, ठीक है। तो मार्क एज अनरीड इसका उत्तर है। अगला देखेंगे कि जीमेल में स्पेलिंग, ग्रामर और ऑटो करेक्ट टूल को चालू या बंद करने के लिए सेटिंग के निम्नलिखित में से कौन से टैब का उपयोग किया जा सकता है। देखो एग्जामिनर अब और अंदर जाने लगा है, उसे पता चल जाता है ना जबकि यहां तक की चीजें बच्चे ने सीख ली हैं, तो फिर वो क्या है कि और गहराई से क्वेश्चन पूछता है। कोई बात नहीं, हम भी और गहराई में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर आपको मान लो स्पेलिंग, ग्रामर चेक, ऑटो करेक्ट ऐसे टूल को चालू या बंद करना है तो आप क्या करेंगे, तो जो मेल होता है ना हमारा, इस मेल की सेटिंग को खोलेंगे। इस मेल की सेटिंग को खोलने के बाद इसमें जनरल करके ऑप्शन होता है आपका, उसे खोलेंगे और फिर वहां से आपको ये सब चीजें क्या है करनी रहेंगी, ठीक है। चलो
आगे बढ़े, अभी ज़्यादा मैं दिखाऊंगा तो फिर और पीडीएफ वगैरह दिखेंगे, कोई फायदा नहीं है। जनरल क्या है, जनरल के अंदर हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आऊँगा बाकी किसी क्लास में, तब प्रॉपर आपको और दिखा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप क्रिएट के लिए चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। बताओ क्या, आप क्रिएट के लिए चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा क्या। अब यहां पर वही चीज आगे रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है ना, तो हम क्या कहेंगे भैया, सिग्नेचर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि मेल के एंड की बात हो रही है। अगला सवाल देखेंगे, पहचान कीजिए कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। देखो ऐसे सवाल कई बार आपसे पूछे जाते हैं, और इस सवाल को वही बच्चा कर सकता है जिसने सच में कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे, है ना, इसे हर कोई नहीं कर सकता। बताओ, लेकिन आप कर दोगे, मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि आप हर कोई नहीं हो। आप मेरे छोटे भाई हो, मेरे बड़े भाई हो, मेरे दोस्त हो, है ना, बहन भी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना, आप अपने हो कुल मिला करके, ठीक है दोस्त। तो बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। इनबॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर होता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त ईमेल रखे जाते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, 100% सच है। आउटबॉक्स एक अस्थायी फोल्डर होता है जिसमें मैसेज भेजने में कोई समस्या होने पर यह आपके आउटगोइंग ईमेल को रखता है जब तक कि वे भेजे नहीं जाते। जी हाँ, सही बात है। ईमेल सेंड बॉक्सिंग एक सुरक्षा सुविधा होती है जो इन नए थ्रेड्स को पहचानने और ब्लॉक करने में सहायता करती है। जी हाँ, सेंड फोल्डर उन सभी मेलों को संग्रहित करता है जो सफलतापूर्वक डिलीवरी हो चुके होते हैं। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, सारे के सारे ही सही हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, इनबॉक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर इन विच ईमेल्स रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड स्टोर्ड। आउटबॉक्स इज अ टेम्परेरी फोल्डर दैट होल्ड्स योर आउटगोइंग ईमेल until they are sent in case there is a problem sending the messages. Email send box is a security feature that helps to identify and block these new threats. Send folder stores all the emails that have been successfully delivered and received by the recipients. सही भी सही है ना, कुल मिला के कह देंगे कि सब के सब सही है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 45, कि किसी ईमेल का रिप्लाई करते समय रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में मुख्य अंतर क्या है, बताएंगे। रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में मेन अंतर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये आपसे पूछा है, तो एक बार आप मुझे बता सकते हैं क्या। पढ़ो, देखो, रिप्लाई विशिष्ट कॉन्टेक्स्ट को ईमेल फॉरवर्ड करता है, जबकि रिप्लाई ऑल एड्रेस बुक में सभी कॉन्टेक्ट को मूल इकाई मेल फॉरवर्ड करता है। रिप्लाई केवल मूल सेंडर को जवाब देता है, जबकि रिप्लाई ऑल मूल ईमेल के सभी रिप्रेजेंट को जवाब भेजता है। रिप्लाई आपको जवाब भेजने से पहले मूल ईमेल को एडिट करने की सुविधा देता है, जबकि रिप्लाई ऑल स्वतः रिस्पॉन्स संपूर्ण, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रिप्लाई ऑल मूल ईमेल से किसी भी फाइल को अटैच करता है, जबकि रिप्लाई ऑल जवाब में संपूर्ण मूल ईमेल कंटेंट के साथ किसी भी अटैचमेंट से शामिल करता है। बताओ क्या होगा अंतर, है ना। तो हम क्या कहेंगे, क्या होगा इसका सही उत्तर हमारा, कि रिप्लाई केवल मूल सेंटर को जवाब देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंग्लिश वर्जन है क्वेश्चन नंबर 46। प्रोटोकॉल में POP3 की तुलना में कौन सी विशेषता बेहतर मानी जाती है। IMAP, देखो सवाल पूरा यहां से शुरू है दोस्त, कि IMAP प्रोटोकॉल में POP3 की तुलना में कौन सी विशेषता बेहतर मानी जाती है। यह केवल इनकमिंग मेल को सपोर्ट करता है ना, यह मेल सर्वर पर मेल को सिंक्रोनाइज करके रखता है, यह केवल टेक्स्ट आधारित ईमेल को करता है, या SMTP को रिप्लेस करता है। ये क्या हो जाएगा, बी, कि यह मेल सर्वर पर मेल को सिंक्रोनाइज करके रख रहा होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, क्योंकि इन तीनों प्रोटोकॉल को देखो, मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया था दोस्त, वो मैंने सिर्फ ये छोटी छोटी बातें बताई थी कि जो हमारा SMTP मेल भेजने के लिए, IMAP POP रिसीव करने के लिए। बट अभी हाल ही में क्या हुआ कि यूपिटर बैसी ने कुछ पेपर कराए उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग ने, है ना, और वहां पर ईमेल से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन अच्छा पूछा गया जिसमें कि इनकी और डीप में जानकारी पूछ ली गई थी, और गहराई में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे देख लेना। देखो क्या है, लोकेशन क्या है IMAP की, तो जो IMAP की लोकेशन होती है, ये जो मेल होता है ये सर्वर पर रहता है, और POP का जो होता है ये डिवाइस पर डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस समझ लो। एक से अधिक डिवाइस, जो IMAP होता है ये एक ही ईमेल को कई डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है, जबकि POP केवल उसी डिवाइस पर रहेगा जहां उसे डाउनलोड किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंकिंग क्या चीज होती है, ईमेल सर्वर के साथ सिंक रहता है, रियल टाइम अपडेट होता है, जबकि ये सिंकिंग नहीं होता, डाउनलोड होने के बाद सर्वर से हट जाता है। स्पेस स्टोरेज सर्वर पर स्टोर रहता है, जबकि ये हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। इंटरनेट की जरूरत, लगातार इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, और इसे डाउनलोड कर लिया तो फिर अब ये बिना इंटरनेट के भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे
कि इसके उदाहरण कौन से हैं। देखो, तो जो हमारा जीमेल है, आउटलुक है, ये हमारे वेब एक्सेस वाले उदाहरण होते हैं, और पुरानी या लिमिटेड इंटरनेट वाले क्लाइंट ये हमारे POP3 के उदाहरण होते हैं। यानी कि अब भी कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है। 3 चीजें हमने आपको बताई थी, SMTP, POP, IMAP। अब डिफरेंस क्या है, देखो SMTP में क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए, और ये दोनों भी मेल भेजने के लिए। लेकिन मेन डिफरेंस इनमें क्या है ना, मेन डिफरेंस इनमें क्या है दोस्तों, जो POP होता है हमारा, ये डाउनलोड हो जाता है, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। इसे बार बार एक्सेस करने के लिए हम बिना इंटरनेट के भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि IMAP क्या है, ये डाउनलोड नहीं होता, ये वेब सर्वर पर ही रहता है। यही तो मुख्य अंतर है। नॉर्मल लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं मैंने सभी चीजें आपको बता ही दी है ना। चलो, ले लिया, नहीं लिया तो बाद में ले लेना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा MIME का एक्सटेंशन का कार्य है। MIME वाला जो मैंने बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ MIME। तो ईमेल के विषय को सुरक्षित बनाना, ईमेल के सब्जेक्ट को सुरक्षित बनाना, केवल टेक्स्ट आधारित मेल, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये अटैचमेंट का मतलब होता है नॉन टेक्स्ट फाइलों को ईमेल से जोड़ना। क्या है, नॉन टेक्स्ट फाइल, वो फाइल है जिनमें टेक्स्ट नहीं है, जिनमें बस जोड़ना है कोई ऑडियो वीडियो वगैरह, वो हमारा ये होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है, SSL और TLS प्रोटोकॉल ईमेल में किसका उपयोग करती हैं, बताओ किस लिए प्रयोग की जाती हैं। अच्छा सवाल है ये भी। तो मैंने अभी आपको बताया था सिक्योर सॉकेट लेयर और हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। SSL और TLS की फुल फॉर्म क्या थी, बता दो, आज की क्लास में मैंने आपको बताई है। सिक्योर सॉकेट लेयर। और देखो, कोशिश किया करो कि इन चीजों को मूवी की तरह ना देख करके मेरी क्लास को थोड़ा सा खुद से भी रिवाइज या थोड़ा दिमाग खुद भी लगाया करो। जो सवाल आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो जानकारी आपको नहीं मिले ना, उसे उतार लेना और उस पर थोड़ा सा चिंतन करना, रिवीजन करना। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तो ईमेल एड्रेस को वेरिफिकेशन करने के लिए, स्पैम फिल्टर के लिए जी नहीं। इसका जो प्रयोग है वो डेटा एन्क्रिप्शन और सुरक्षा के संचार के लिए होता है। देखिए, होता क्या है कि मान लो मेरा मेल है, अब मैंने किसी और व्यक्ति को मेल भेजा, तो ये जो सिक्योरिटी है हमारी, ये क्या काम करती है, TLS वगैरह वाली ये सिक्योरिटी दोस्त क्या काम करती है कि ये मेरे मेल को इनक्रिप्ट कर देंगी। अब इनक्रिप्ट क्या चीज है जी, तो एक कोड ऐसे कोड में परिवर्तित कर देंगी कि अगर कोई और व्यक्ति जो इसे बीच में हैक वगैरह करता है तो उसे वो चीज नहीं दिखाई देगी जो मैंने भेजी है, उसे कोड दिखाई देगा। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए हमने भेजी है, उस व्यक्ति के पास यहां से इनक्रिप्ट होने के बाद वो डिक्रिप्ट हो जाएगी, यानी कि उस कोड से वापस नॉर्मल टेक्स्ट में पहुंच जाएगी और सामने वाले को वही मेल दिखाई देगा जो हमने भेजा है। अगला सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, DKIM तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है। DKIM अभी मैंने आपको बताया था, बताओ। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई है, डोमेन बताई है कि नहीं बताई, और साथ ही साथ में मैंने अब बता देंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, है ना। डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल है। अब ये क्या काम करता है, ईमेल में चित्र जोड़ता है जी नहीं, है ना। ये क्या है, ईमेल को फॉरवर्ड करता है जी नहीं। ईमेल में HTML बदलता है जी नहीं। अभी आपको अगर याद होगा तो कुछ ही समय पहले, कहाँ गया भाई, ये देखो DKIM, और DKIM के लिए क्या बताया था कि ईमेल की सत्यता जांचने और स्पैम को रोकने के लिए, है ना, इन चीजों के लिए, सिग्नेचर वगैरह के लिए हम यहाँ पर इसका यूज कर रहे होते हैं। और अब हमारा उत्तर यहाँ पर देखो हमें क्या मिल जाएगा, इस सवाल का आसानी से हम लगा देंगे कि डिजिटल सिग्नेचर द्वारा ईमेल की प्रामाणिकता की जांच करना। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का कि ईमेल आर्चिविंग का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईमेल आर्चिविंग। तो ईमेल को डिलीट करना, ईमेल हटाना, ईमेल को दीर्घकालीन संग्रह करना, ईमेल को फॉरवर्ड करना। हम क्या कहेंगे, ईमेल को डिलीट करना जी नहीं, ईमेल को रिमूव स्पैम कर हटाना क्या होगा जी नहीं, ईमेल को मेल फॉरवर्ड करना जी नहीं, दीर्घकालीन, यानी कि अगर मैंने ईमेल आर्चिव में डाल दिया, डिलीट भी नहीं किया, वहां पे पड़ा रहेगा वो अपना, तो ये क्या है हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी मेरे भाई मेरे दोस्त आपकी क्लास आज की। अभी जाना नहीं है, 2 मिनट रुक जाएंगे बस। देखो, आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस किए। तो एक तो मुझे आप ये बता देना कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या नहीं भी किया है, या कहीं से भी किया है, कैसे भी किया है, आपका स्कोर 50 में से कितना रहा। दूसरा, आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। तीसरा, कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो शॉर्टकट कीज का है।
तो अगर आपने अभी तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नहीं किया, जो भी XYZ है, आप शॉर्टकट कीज को क्या है एक बार रिवाइज करके आना। नहीं है अगर आपके पास कुछ भी सोर्स, तो यूट्यूब पर लिखना शॉर्टकट कीज क्लास बाय शिवम सर, मेरी एक वीडियो आ जाएगी 2 घंटे की, उसे देख लेना, उसके बाद आना। तो कल की क्लास में इसी जोश के साथ आपको जुड़ना है और ये क्लास करनी है। ये 2 क्लासेस आपको बहुत फायदा देने वाली हैं और फिर हर सैटरडे हमें यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो पहली चीज, आपको स्कोर कितना रहा, आपको आज की क्लास कैसी लगी, और ये हमारा एक क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये बात आप मुझे, इसका उत्तर भी हम आप कहां पे बता देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, सिर्फ उत्तर बता के देंगे ए, बस ऐसे करेंगे जैसे ऐसा आंसर कर रहे हैं आंसर दे करके। मैंने 4-5 चीजें पूछी हैं, वो कहेंगे ए, समझ लो यही उत्तर है और हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो भैया ऐसा मत किया करो, आपके कमेंट से मेरे चेहरे पर स्माइल आती है, मुझे हौसला मिलता है, और कोई अगर मैं कमी करी हो, कोई चीज गलत लगी हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बेहद 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 अच्छी लगी होगी। बहुत सारी हेल्प मैं आपकी कर पाया हूँ इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। जिस उम्मीद से आप जुड़े थे इस प्रैक्टिस सेट से, उतना या उससे ज्यादा मैं आपको दे पाया हूँ। बाकी अभी भी मौका है, जिन बच्चों ने अभी भी नहीं पढ़ा है, जिनके अभी भी 30-35 नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस को कंप्लीट करो, रिवीजन करो, लगातार मेहनत करो और हिम्मत मत हारो। आप देखोगे कि आप भी सिलेक्ट होगे। अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शुरू नहीं किया, उसके बावजूद भी वो सिलेक्शन ले जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो 2023 में बहुत अच्छे नंबर लाए थे और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रह जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें आपकी लगातार मेहनत और हार ना मानने से इनकार करने वाला जो जज्बा है, नंबर मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं तो दुखी हो, उसका एनालिसिस करो और अगली बार फिर से खड़े हो। हार क्या है भाई, आप लोगों की हार क्या हो रही है, आपके कोई पैसे थोड़ी ना हार रहे हो। तुम रोज जो मॉक टेस्ट देते हो, तुम्हारे जो हर बार नंबर कम आते हैं, बट उसके बावजूद भी तुम दोबारा मॉक टेस्ट देते हो पढ़ करके। यही तो तुम्हारी हिम्मत है, यही तो जज्बा है, और यही करते करते तुम कब सिलेक्शन ले जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आप फॉलो करेंगे। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए राधे राधे, ख्याल रखिए अपना, अपनों का, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।